गुड मॉर्निंग लाहौर, सुबह खैर जनाब। एक नए दिन एक नई सुबह के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर। जनाब मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं, उम्मीद है कि आप लोग भी जहां कहीं होंगे ठीक ठाक होंगे, खुशियां बांट भी रहे होंगे और समेट भी रहे होंगे और एक खूबसूरत इंसान बनने की कोशिश भी कर रहे होंगे। खूबसूरती का ताल्लुक ये नहीं होता कि जो खूबसूरत बज़ाहिर हमें नज़र आ रहा है उसकी शक्ल सूरत प्यारी हो, बल्कि खूबसूरत इंसान वो होता है जिसकी ये निशानी होती है कि वो अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखता है। और बानो कुदसिया का एक कॉल है कि दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान वही होता है जिससे बात करना आसान हो आपके लिए, जिससे मदद तलब करना आसान हो, जो दूसरों के दुख में शामिल हो, शरीक हो। और अगर आप ऐसे इंसान को जानते हैं या अगर आप ऐसे इंसान हैं तो यकीन करें अल्लाह ताला ने आपको बहुत खास बनाया है। और ये भी चीज़ याद रखनी चाहिए कि अगर कोई आपको उन मौक़ों पर कोई आसानी से दस्तयाब हो जाता है वो भी खूबसूरत इंसान ही कहलाता है। लेकिन अगर हमें कोई आसानी से दस्तयाब हो जाता है ना तो हम क्या सोचने समझने लग जाते हैं कि शायद वो बंदा बड़ा फारिग है, बहुत ही फ्री है। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। हकीकत में वो लोग फ्री नहीं होते, वो हमें अहमियत दे रहे होते हैं, प्रायोरिटी पे रख रहे होते हैं, अपनी मसरूफियात में से हमारे लिए वक्त निकालते हैं। इसलिए उन जैसे लोगों की कदर करनी चाहिए और आप लोगों को भी उन लोगों में शुमार होना चाहिए। लोगों के लिए जितनी आसानी आप कर सकते हैं उतनी ज़्यादा आसानी पैदा करें ताकि फिर वो वापस पलट के आपके पास भी वही चीज़ें हैं। अगर आप लोगों के लिए मुश्किलात पैदा करेंगे तो आपके जो रास्ता है ना, आपका मंजिल, उसके दरमियान में भी फिर आपके रोड़े अटकेंगे ही अटकेंगे। तो इसलिए अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, लोगों के लिए आसानी बांटे ताकि आपके लिए भी आसानी पैदा हो। अब आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम का आगाज कर लेते हैं। हम बात करते हैं कुछ हैं सेहत और फिटनेस के हवाले से। तो तजाबियत, गैस और कब्ज जैसे अमराज इस कदर आम हो चुके हैं कि हर दूसरा फर्द इनके हाथों तंग दिखाई देता है। और मिलावट से भरपूर और मसनूई ग़िज़ाई अज्जा के इस्तेमाल से मैदे की कुदरती कारकर्दगी बुरी तरह मुतासिर होकर रह जाती है। और जब नामुनासिब और गैर मुतवाज़िन खुराक का इस्तेमाल लंबे अरसे तक किया जाता है तो अंतड़ियों में फासद मादा जमा हो जाता है, तो तबीयत में नागवारी, बेचैनी और इज़्तिराबी कैफियत का इजहार होना शुरू हो जाता है। तो मैदे में तेजाबी मादे बहुत ज़्यादा जमा हो जाते हैं तो उनका अखराज गुर्दों के रस्ते बजरिया पेशाब मुश्किल हो जाता है और यही तेजाबी मादे बाद जिस्म के मुख्तलिफ जोड़ों में जमा होकर घंटिया, शैती का पेन, कमर का दर्द, गुर्दे का नकारा होने का जो अमराज हो जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल की अफजाइश, ब्लड प्रेशर, अमराज कल्ब और इवन दो के फौलज जैसे जानलेवा अमराज का बाइस भी बनते हैं। जिस्म में बढ़ते हुए तेजाबी मादों को मेडिकल की ज़बान में यूरिक एसिड कहा जाता है। तो जिस्म में यूरिक एसिड के बढ़ने की वजूहात क्या हो सकती है, इसे बढ़ने से हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और कौन कौन सी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल यूरिक एसिड लेवल मुतवाज़न रख सकता है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अनम मंजूर हैं, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं। अनम, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। अनम, यूरिक एसिड कुछ चीजें मैंने उसके बारे में बता दी है, बाकी एलेबोरेट आप करें कि यूरिक एसिड है क्या और ये क्या फंक्शंस इसके क्या है हमारी बॉडी के अंदर। बेसिकली मुनीबा, यूरिक एसिड जो है ना हमारी बॉडी में एक वेस्ट प्रोडक्ट है। ठीक है। जब भी हम प्यूरिन रिच फूड लेते हैं, प्यूरिन रिच फूड में हमारे पास जितने भी मीट वगैरह ये सब आ जाते हैं, तो प्रोटीन रिच बेसिकली प्यूरिन जब हम बॉडी में जाता है तो बेसिकली हमारा किडनी ने इसको फिल्टर करना होता है। अच्छा। और इसको बॉडी से एक्सक्रीट करना होता है। जो भी हमारे प्रोटीन्स हैं, प्यूरिन रिच फूड हैं, उनका मेटाबॉलिज्म जब कंप्लीट होता है उसके बाद जो एक्सक्रीट जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो यूरिक एसिड की फॉर्म में, यूरिया की फॉर्म में, उसके अलावा क्रेटिनिन वगैरह की फॉर्म में हमारे किडनी में बनते हैं। किडनी उसको फिल्टर करता है और इसने बॉडी से एक्सक्रीट होना होता है। जैसे आपने कहा कि यूरिन के थ्रू या फीसिस के थ्रू जो है एक्सक्रीट आउट हो जाता है बॉडी में। अगर ये किसी न किसी डिसफंक्शन की वजह से, अगर वो किडनी में कोई फंक्शन है, डिसफंक्शन है, या आपकी इनटेक बहुत ज़्यादा है प्रोटीन्स की, प्यूरिन रिच फूड्स की, तो इतना ओवरलोड हो गया किडनी के ऊपर कि वो प्रॉपर उसको फिल्टर नहीं कर पा रहे, या इटसेल्फ किडनी का अपना कोई इशू है कि जिसमें किडनी के नेफ्रॉन्स जो है वो डैमेज है, कोई किडनी डिजीज़ है, तो उसकी वजह से जब उसकी फिल्ट्रेशन कंप्लीट नहीं हो रही तो वो जो यूरिक एसिड है या वो जो मोनोसोडियम यूरेट के क्रिस्टल्स होता है, ये है बेसिकली कि हमारी किडनी के अंदर सोडियम मौजूद होता है। तो ये जो यूरिक एसिड है या ये जो यूरेट क्रिस्टल्स हैं, जब ये हमारी किडनीज में जाते हैं तो वहाँ पर जब ये एक्सेस में फ़िल्टर आउट नहीं होते
उसके बाद फिर ये वहाँ सोडियम जो मौजूद होता है उसके साथ बाइंड करके क्रिस्टल्स बना लेते हैं। मतलब आसान जुबान में जो लोग जानते हैं, जिनको पथरी कहते हैं, कि हाँ जी। हमारे गुर्दे में पथरी हो गई है। नहीं, वो थोड़ी डिफरेंट वो चीज़ है। different है, ये होता है कि इसके साथ मिलके जब क्रिस्टल्स बनते हैं ना, तो फिर ये हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं, ये एक्सक्रीट आउट नहीं होते। ओके। फिर ये हमारे जॉइंट्स में, ख़ास तौर पे हमारे रिस्ट में, हमारे एंकल्स में, जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं, हमारी डिजिट्स हैं, ये वाली जो जॉइंट्स हैं, इनके अंदर एक्यूमुलेट होते हैं। ओके। और इसमें फिर पहला सिम्टम ही यही आता है कि पेशेंट्स को जो उनकी एंकल्स हैं उसमें स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, रिस्ट में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग और पेन बहुत ज़्यादा, कि इवन पेशेंट हाथ मूव भी करता है तो उससे कोई चीज़ ग्रिप भी नहीं कर पाता, कि बहुत ज़्यादा उसको पेन होती है। तो ये इस फॉर्म में है कि या तो आपकी किडनी में कोई डिसफंक्शन है, ओके। अब वो हाइपरटेंशन की वजह से हो सकता है, अगर किसी को शुगर ब्लड प्रेशर का मसला है उसकी वजह से डिसफंक्शन हो सकता है, या कोई और बीमारी है उसकी वजह से हो सकता है, या इसकी दूसरी रीज़न ये है कि हमारी इनटेक इतनी ज़्यादा है, हम खा इतना ज़्यादा रहे हैं, किडनी के ऊपर ओवरलोड ही इतना ज़्यादा हो रहा है कि किडनी की कैपेसिटी नहीं है उसको फिल्ट्रेट करने की, तो वो फिर एक्सेस जो है वो हमारे मतलब एक जॉइंट्स वेस्ट में मटेरियल है वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट Exactly. नहीं हो रहा, जिसकी वजह से हमारे जो फंक्शंस हैं वो डिसफंक्शंस हो रहे हैं हमारे Exactly. अंदर जाके, वो तबाही मचा रहे हैं। लेकिन फिर इसको सिर्फ इससे किया जा सकता है कि हमारी खाने पीने की जो हैबिट है वो ख़राब है, उसकी वजह से यूरिक एसिड बढ़ता जाता है, या जिन लोगों को ऑलरेडी बीमारी है उनमें ये ज़्यादा पाया जा सकता है? दोनों कंडीशंस में आता है। अच्छा। अगर तो किसी बीमारी की वजह से ये हो रहा है ना, तो वो तो फिर एक डिफरेंट चीज़ है, हाँ। उसमें हम मेडिसिन देंगे, उस डिजीज़ वो को तो एक कंट्रोल मेडिकल करेंगे। ट्रीटमेंट सारा होगा। मेजर अगर ये सिर्फ डाइट की वजह से हो रहा है ना यूरिक एसिड, तो 70-80% केसेस में जस्ट आपकी डाइटरी पैटर्न्स को मेंटेन करने से ये बहुत हद तक ठीक हो जाता है, मेडिसिन की तरफ नहीं जाना पड़ता। अच्छा। एग्जैक्टली। और इसमें बेसिकली हमने जो चीज़ मना भी करनी होती है ना, वो हम कहते हैं कि इसमें रेड मीट, ख़ास तौर पे रेड मीट और ऑर्गन मीट, ठीक है, जितने ये हमारे जैसे कलेजी वगैरह, निहारी, इस तरह की चीज़ें जो है, ऑर्गन मीट और रेड मीट, ये सबसे ज़्यादा इसमें प्यूरिन पाया जाता है, इसमें यूरिक एसिड सबसे ज़्यादा बढ़ाने के चांसेस होते हैं। तो ये उन पेशेंट्स को हम बिल्कुल मना कर देते हैं कि उन्होंने अच्छा। नहीं लेना, इसका इस्तेमाल नहीं करना। लेकिन कब तक इसका इस्तेमाल, मतलब अगर महीने में उन्होंने इस्तेमाल करने या हफ्ते में देखा जाए तो क्या कितना इस्तेमाल कर सकते हैं, क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, या बिल्कुल ही नहीं इस्तेमाल करना उन्होंने? ये तो उनकी लैब्स की रिपोर्ट पे डिपेंड करता है कि कितना % उनका यूरिक एसिड हाई आया। अच्छा। उसके बाद जो रेड मीट मैंने आपको कहा और ऑर्गन मीट, वो तो टोटली रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, वो आपने खाना ही नहीं होता 1 महीना 2 महीने, जब तक उनके लेवल्स नॉर्मल पे नहीं आते। अच्छा। इनकेस जब नॉर्मल आ भी जाते हैं ना, तभी हम उसको लिमिट कर देते हैं कि आप वंस अ वीक, ट्वाइस अ वीक लें, नॉट ऑन रेगुलर बेसिस। इसके अलावा बाकी हम बात करते हैं कि कौन सी चीज़ें और खा सकते हैं, इसमें जो लीन मीट है, चिकन वगैरह का इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा। सी फूड को भी हम लिमिट करते हैं, उसमें भी कुछ हद तक जो प्यूरिन है वो हाई होता है, तो उसमें हम चिकन इसमें हम पेशेंट्स को देते हैं। और दूसरा, इसमें बहुत हद तक जैसे हमारी जो बीन्स है ना, लोबिया वगैरह, चने, इसमें भी प्यूरिन सब्सटेंस हाई होता है, तो अच्छा। इन पेशेंट्स में ये भी नहीं दिया जाता। चने, काले चने जैसे लोबिया वगैरह, या चने की दाल, माश की दाल, ये चीज़ें भी इनमें लिमिट करवा दी जाती हैं, इसके अंदर भी प्यूरिन ज़्यादा होता है, ये भी आपको जो है वो यूरिक एसिड बढ़ाने की वजह बन रही होती है, तो ये पेशेंट्स को ये भी नहीं देते हम। ठीक है, तो फिर क्या खा सकते हैं? सब्जियों में कौन सी ऐसी चीज़ खा सकते हैं जिनसे उनका जो यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है एक तो वो कंट्रोल रहे? दालों में क्या खा सकते हैं वो? सब्जियों में भी हम ये कहते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स नहीं खानी। नहीं खानी है, हाँ। एग्जैक्टली। तो यहाँ पे पेशेंट का एक पेशेंट्स कहते हैं पीछे बचा क्या है, फिर हम Exactly. खाएं क्या? गोश्त भी नहीं खाना, दालें भी नहीं हाँ। खानी, आदि जो हमारी लीफी वेजिटेबल्स है वो भी नहीं खानी। तो इस तरह की पेशेंट्स की चॉइसेस बहुत लिमिटेड होती हैं, लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए होती हैं, क्योंकि हमने जिस उनकी डिजीज़ को जो है वो कवर करवाना है। तो इसमें फिर अगर हम सब्जियों में बात करें तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरे पत्तों वाली सब्जियां जैसे कि साग, पालक और मेथी वगैरह को छोड़ के बाकी जो भी सब्जियां हैं वो पेशेंट खा सकता है, कोई मसला अच्छा। नहीं है। चिकन का इस्तेमाल कर सकते हैं, अंडे का इस्तेमाल किया जा सकता है। ओके। इसके अलावा अगर हम दालों की बात करें तो दाल में मूंग मसूर की दाल इस्तेमाल की जा सकती है, बाकी दालों को थोड़ा सा अवॉइड करें। मूंग मसूर की दाल भी हफ्ते में 1 से 2 बार ले सकते हैं, नॉट ऑन रेगुलर बेसिस। अच्छा। बाकी अगर हम फ्रूट्स की बात करें इस तरह, क्योंकि इसमें बेसिकली क्रिस्टल्स बने हुए हैं, उन क्रिस्टल्स को हमने तोड़ना है, उसको तोड़ने के लिए हमें सिट्रस जो फ्रूट्स हैं हमारे, वो बहुत अहम रोल प्ले करते हैं इसके अंदर। जितने विटामिन सी रिच फूड्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स हैं, वो इनमें पेशेंट्स को दिए जाते हैं। यूरिक एसिड के पेशेंट्स के लिए एक अच्छी जो टिप मैं दूँ वो ये है कि हम यूजुअली मना करते हैं कि एप्पल साइडर विनेगर पानी के साथ डाइल्यूट करके आपने नहीं पीना। बहुत से लोग इसको वेट लॉस के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हाँ, सुबह के टाइम पीते हैं। एग्जैक्टली। और ज़्यादातर लोग इसको एम्प्टी स्टमक लेते हैं। हाँ। हम नॉर्मल केसेस में जिनको यूरिक एसिड नहीं है उनको कहते हैं कि उन्होंने ये नहीं लेना, क्योंकि वो
इनके डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जिनको यूरिक एसिड है उनकी आप बात करें? नहीं, जिनको नहीं है। अच्छा, जिनको तो यूरिक एसिड का इशू है उनके लिए एक टिप ये है कि वो सुबह एम्प्टी स्टमक में एक ग्लास पानी के अंदर जस्ट 1 टीस्पून एप्पल साइडर विनेगर ऐड करेंगे और उसको वो 1 वीक तक या 15 डेज तक इसको कंटिन्यू करें। अच्छा। उससे उनका जो क्रिस्टल्स हैं अगर वो बहुत ज़्यादा है या उनको स्वेलिंग पेन बहुत ज़्यादा है तो वो उससे बहुत हद तक ठीक हो जाएगी। ओके। ये सिर्फ यूरिक एसिड के पेशेंट्स हैं जो इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन जो यूरिक एसिड के पेशेंट्स नहीं है उनके लिए ये मसला बन सकता है? मसला ये है कि उनको एसिडिटी ज़्यादा हो सकती है, उनको एम्प्टी स्टमक में हम ये नहीं देते। अगर उन्होंने इस्तेमाल करना है तो वो सैलड के ऊपर या किसी अपने सालन के ऊपर ऐड कर लें, वो एम्प्टी स्टमक ना लें। ये सिर्फ यूरिक एसिड के पेशेंट्स के लिए। ठीक है। इसके अलावा और कौन कौन सी चीज़ें हैं? जैसे फ्रूट्स सब खा सकते हैं? फ्रूट्स में भी हाँ, चीज़ें? फ्रूट्स में सब खाए जा सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। इसके अलावा डेयरी की बात आ जाती है, दूध दही का इस्तेमाल जो है वो लो फैट डेयरी का इस्तेमाल करना है हमने। अच्छा। इसके अंदर फैट वाली जो डेयरी है जैसे दही और दूध के ऊपर से बलाई हटा के और 1 कप से ज़्यादा नहीं दिन में इस्तेमाल करेंगे। ये भी समटाइम्स क्योंकि इन्फ्लेमेशन हुई होती है आपके जॉइंट्स में, तो ये समटाइम्स थोड़ी सी इन्फ्लेमेशन ज़्यादा करते हैं, इसलिए हमने लो फैट इनको डेयरी प्रोडक्ट्स देनी होती हैं। हाई फैट नहीं ले सकते ये लोग, और उसके अंदर कोई स्वीटनर वगैरह ऐड करके ये लोग नहीं लेंगे। लिमिट करेंगे जस्ट 1 कप तक, या 1 कप मिल्क ले लें या 1/3 कप योगर्ट का ले लें पूरा दिन में। अच्छा, इतना ही ले सकते हैं ये लोग। इसके अलावा फ्रूट्स ये लोग सब खा सकते हैं। वेजिटेबल्स में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को छोड़ के बाकी सब खाया जा सकता है। इसके अलावा जो मैंने आपको मीट बता दिया कि इसमें चिकन इस्तेमाल हो सकता है, और लेकिन उसकी भी क्वांटिटी देखनी पड़ेगी कि नहीं? हाँ, चिकन ये है कि वो आप 2 से 3 आउंसेस जो है वो डेली खा सकते हैं, इससे अच्छा। ज़्यादा नहीं। और एग्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं। फ्राइड चीज़ें जो है उनको थोड़ा सा अवॉइड करें, फैटी और फ्राइड फूड्स। और इसके अलावा जो शुगरी रिफाइंड वाइट शुगर वाली चीज़ें उनको इन्होंने अवॉइड करना होगा। क्या चावल और रोटी का भी कुछ है? हाँ, कि चावल मना है या नहीं है? चावल समटाइम्स बहुत सारे पेशेंट्स में ज़्यादा इन्फ्लेमेशन को बढ़ा रहे होते अच्छा। हैं। इसके अलावा चावल बहुत सारे पेशेंट्स में गैस का इशू भी करते हैं, तो वो एक डिस्कम्फर्ट पहले ही होता है पेन की वजह से। तो जब मजीद चावल की वजह से जो है फ्लैचुलेंस होती है तो वो ज़्यादा डिस्कम्फर्ट में जाता है patient। अच्छा। तो ये इनडायरेक्टली इससे लिंक्ड है, तो हम कोशिश करते हैं कि उनको कहें कि वो ना खाए कुछ टाइम के लिए। लेकिन इसके अंदर अगर वो अपनी फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी सी इंक्रीज कर लें, 30 से 40 मिनट्स की वॉक अगर वो डेली रख लें, सिंपल वॉक, ब्रिस्क वॉक या सिंपल वॉक, अच्छा। कोई अगर एक्सरसाइज की तरफ ना भी जाएं तो इससे बहुत हद तक यूरिक एसिड उनका नॉर्मल लेवल्स पे आ जाता है विद इन अ मंथ। लेकिन इसके कोई इनिशियल जो साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं ना, उसके बारे में बताइए। क्या जो शुरू में ही सूजन और ये सारी चीजें, जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाती है? स्वेलिंग जो है बहुत हद तक वो एकदम से नहीं स्टार्ट होती। अच्छा। वो हल्की स्वेलिंग, लाइट स्वेलिंग से स्टार्ट होती है, और इसके बाद वो जब बहुत ज़्यादा सवेयर पे चली जाती है, गाउट बन जाता है, फिर हम उसे कहते हैं, फिर तो वो बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है। लेकिन एक जब स्टार्ट होता है यूरिक एसिड, तो इसमें यह है कि आपका हल्का सा, जैसे आपका खास तौर पे फीट में ये स्टार्ट होता है कि आपका जो एंकल है उसमें, या जो आपके पाँव का नीचे वाला जो हील्स वाला एरिया है, अक्सर लोगों को वहाँ से पेन स्टार्ट होती है। अच्छा। कि जैसे वो पाँव रखते हैं ज़मीन पे तो वो पाँव पे वजन नहीं पड़ता और हील पे पेन होती है, यहाँ से स्टार्ट होता है। और आपकी लाइट सी स्वेलिंग होती है कि जैसे सुबह मॉर्निंग में आप उठें तो आपके एंकल्स पे या आपके रिस्ट के ऊपर या आपकी जो डिजिट की ये वाली फिंगर्स हैं, ये चीज़ें स्वेल हुई होती हैं। फिर वो थोड़े टाइम के बाद ठीक हो जाती है, फिर वो शाम में दोबारा हो गई। तो ये ऑन एंड ऑफ इस तरह के साइंस एंड सिम्टम्स चलते हैं उनके। फिर वो ग्रेजुअली होते होते वो फिर एक कांस्टेंट उनकी स्वेलिंग रहना शुरू हो जाती है। तो ये चीज़ें हैं। उसके अलावा साथ में कुछ इसमें इरिटेबिलिटी ज़्यादा आ रही होती है। बहुत सी चीज़ें आप खा रहे होते हैं वो डाइजेस्ट नहीं हो रही होती। आपकी समटाइम्स किडनी पे पेन भी आ रहे होते हैं कुछ पेशेंट्स को, किडनी ओवरलोड की वजह से। लोग इसको इग्नोर भी कर रहे होते हैं। और इसमें हम लोग मजीद समटाइम्स कुछ ऊपर से हमने 7 अप पी ली, या हमने इसको बैलेंस करने के लिए हम खुद से टोटके करते रहते हैं। हम इसको टेस्ट नहीं करवाते या उसकी तरफ नहीं जाते जब तक हमें बहुत सवेयर कोई चीज़ जो है वो डायग्नोज नहीं हो जाती। तो कोशिश करें कि कोई माइनर से भी बॉडी में चेंज आई है ना, जो आप देखते हैं कि रेगुलर बेसिस पे नहीं है, अगर वो 1 दिन 2 दिन या 3 दिन सस्टेन करती है, तो उसके लिए एक दफ़ा आप ज़रूर कंसर्न होना चाहिए इस चीज़ पे आपका कि ये क्यों ये चीज़ आ रही है बॉडी में। टेस्ट करा लें ताकि आपकी रिपोर्ट्स आपको पता हो, आप किसी फिजिशियन से जाके पता करा लें। अच्छा, इस तरह की जब डाइजेशन नहीं चीज़ें हो रही होती, एक तो 7 अप का इस्तेमाल करते हैं, बेवरेजेस का इस्तेमाल करते हैं, दूसरे कहवे की तरफ भी हम लोग जाते हैं, ग्रीन टी या बाकी चीज़ें भी पी लेते हैं, क्या उसकी वजह से भी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है? अगर तो किसी को पहले ही ज़्यादा फ्लैचुलेंस हुई है या उसको पहले ही इंडाइजेशन का इशू आ रहा है, तो कुछ हद तक ये जिसको पहले ही कॉन्स्टिपेशन है, तो समटाइम्स कहवा मजीद ड्राइनेस कॉज कर रहा होता है। अच्छा। डिपेंड करता है फिर कहवा भी आप बनाते हैं तो एक तो वो किस क्वांटिटी में बना रहे हैं, उसके अंदर जो भी चीज़ आप ऐड करें वो किस क्वांटिटी में करें और किस तरीके से आपने उसको बनाया, कितना आपने उसको पकाया, ये सब चीज़ें मैटर कर रही होती हैं।
और 7 अप की बात करें और कहवे की बात करें तो बहरहाल कहवा फिर भी बेहतर है क्योंकि वो 0 कैलोरी ड्रिंक है। जो 7 अप है उसमें कैलोरीज हैं, राइट। तो इसलिए हम लोग कहवे को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, लेकिन ये भी पेशेंट टू पेशेंट वेरी करा होता है। कुछ कहवा जात होते हैं जो हम लोग हर एक पेशेंट्स को नहीं दे रहे होते। अच्छा, ये स्पेसिफिक हो जाते हैं फिर। ठीक फॉर है। एग्जांपल अगर किसी पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है तो उसको हम ग्रीन टी नहीं रिकमेंड करेंगे क्योंकि वो मजीद ड्राइनेस करेगी, वो मजीद उसको कॉन्स्टिपेशन की तरफ लेकर जाएगी। इसी तरह से बहुत सारे पेशेंट, अगर किसी को डायरिया हुआ है तो उसको भी समटाइम्स हम लोग कोई ऐसा कहवा नहीं देंगे जिसमें ऑलरेडी लेग्जेटिव है कि उसका मजीद डायरिया जो है वो उसकी ज़्यादा हो जाए। तो ये फिर पेशेंट टू पेशेंट वेरी कर रहा होता है मुनीबा कि हम इसमें कौन से पेशेंट को क्या चीज़ क्या सजेस्ट कर सकते हैं, उसको दे सकते हैं। अच्छा, इसमें कोई एज लिमिट भी है कि इन एज लिमिट के लोगों को ये यूरिक एसिड का प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकता है, किसी भी एज लिमिट में हो सकता है? नहीं, यूरिक एसिड ऐसा नहीं है, इसका ताल्लुक एज से नहीं है। अच्छा, ये किसी भी एज में हो सकता है, और अगर ये अर्ली एज में हो रहा है तो इसका मेन रीज़न आपकी इंटेक हाई है। ओके। मीट इंटेक और फिजिकल इनएक्टिविटी नहीं आपकी नहीं है, उस वजह से हो रहा है। और ये यंग एज में होता है, एडल्ट्स में भी होता है। बहुत सारे मेरे पास पेशेंट्स ऐसे आए हैं जो 30 इयर्स के 35 इयर्स की एज में विद यूरिक एसिड एंड विद ओबेसिटी, तो वो लिंक्ड भी आ जाती हैं चीज़ें। और इसके अलावा अगर ओल्ड एज में होता है तो फिर ओल्ड एज में हम ये कह सकते हैं कि वो मल्टीपल डिजीजेस की फैक्टर की वजह से हो रहा है कि लाइक उनको डायबिटीज़ भी है, उनको हाइपरटेंशन भी है, उसकी वजह से हो रहा है। और समटाइम्स ये जेनेटिकली भी जो है वो ट्रैवल कर रहा है। अच्छा जी, एग्जैक्टली। तो इसका एज से ऐसे कोई ताल्लुक नहीं है। यंग एज में भी ये होता है और ये मिडिल एज में भी है और ओल्ड एज में भी है। हर टाइम पर ये कहीं पे भी आपको इट डिपेंड्स ऑन योर लाइफस्टाइल। मतलब ये खतरा किसी भी एज में आपको आ सकता है, इससे फेस करना पड़ सकता है। लेकिन क्या अनम इसको एक दफ़ा कंट्रोल कर लिया जाए थ्रू डाइट या मेडिकेशन, वो तो मल्टीपल डिजीज के साथ होता है ना, फिर मेडिकेशन पे आपको डाल दिया जाता है। अगर डाइट के थ्रू इसको कंट्रोल कर लिया जाए दोबारा ये हो सकता है हमें या नहीं? बिल्कुल हो सकता है। अगर आप, क्योंकि देखें इसमें यह कि समटाइम्स हम इस तरह कहते हैं कि हमें मेडिकेशन हमें शॉर्ट टर्म के लिए ऐड करवानी पड़ती है। अगर किसी का यूरिक एसिड मॉडरेट लेवल पे आया ना तो फिर तो हम कहते हैं हम इसको डाइट से ही, और उसकी एज भी इतनी ज़्यादा नहीं है तो हमारी कोशिश होती है कि हम उसको डाइट से रेगुलेट करवा लें। अगर उसकी लेवल्स उसने करवाए और बहुत सवेयर उस पर आए हैं तो हम फिर कहते हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए आप डॉक्टर से मेडिसिन लाइक फॉर 15 डेज और फॉर अ मंथ, जितना भी डॉक्टर आपको कहता है उतनी मेडिसिन साथ लें। आपने एक चीज़ आपकी बॉडी में डेवलप हो गई, बॉडी में उसके अगेंस्ट एक चीज़ की लाइक आप कह लें कि वो चीज़ की एक फैक्टर आ गया तो वो दोबारा भी हो सकता है। और यूरिक एसिड ऐसी चीज़ है वो दोबारा रीग्रो कर जाता है। अगर आपकी इंटेक फिर उतनी ज़्यादा हाई हो गई है या आपका लाइफस्टाइल फिर वैसा ही हो गया तो ये दोबारा चांसेस है कि आप को यूरिक एसिड हो जाए। और बहुत सारे केसेस में ऐसा ही होता है कि ये हाई होता है फिर नॉर्मल रेंज पे चला जाता है, फिर थोड़ा सा पेशेंट लाइफस्टाइल नॉर्मल पे आता है। क्योंकि देखें इसमें मैंने आपको बताया काफ़ी सारी चीज़ें हमने कहा कि हम कहते हैं कि छोड़ दें। हाँ। तो जब हम वो एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है ना कि जब सारी चीज़ें डॉक्टर कहता है ये छोड़ दें तो फिर ऑटोमेटिकली हमारा ध्यान उसी पे जाता है कि हमने वही खानी है। तो वो जब तक छोड़ता है ना तो उतनी देर तक तो वो ठीक रहता है। फिर उसके बाद पेशेंट सिर्फ एक मिस्टेक ये करते हैं कि वो उसको ग्रेजुअली ऐड नहीं करते, वो एकदम से उन सब चीज़ों को ऐड कर लेते हैं तो उसकी वजह से हाई हो जाता है, हाई दोबारा से वैल्यूज उनकी वो फिर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो जैसे अगर आपको मीट मना किया गया है तो वही मीट अगर आपने जब छोड़ा हुआ है तो जब आपने खाना शुरू करना है तो व्हाई नॉट क्या वंस और ट्वाइस अ वीक से स्टार्ट करें इंस्टेड ऑफ रेगुलर बेसिस। ग्रेजुअली आप शुरू करें ताकि आपका जो लेवल है वो बरकरार रहे, उसको आप कंट्रोल रख सके, ना कि आप एक एकदम हर चीज़ खाना शुरू कर दें और डॉक्टर से कंसल्ट किए बगैर। हमारे साथ अनम मंजूर क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट मौजूद थी। अनम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आई। और यूरिक एसिड के हवाले से जनाब हम बात कर रहे थे कि होता क्या है और डाइट के थ्रू किस तरह हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे जनाब एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, आपने कहीं नहीं जाना, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब अब कुछ बात हो जाए बच्चों की तालीम और तरबियत के हवाले से, तो हर बच्चा दूसरे से मुख्तलिफ होता है और उसके सीखने और समझने की जो कैपेसिटी होती है वो मुख्तलिफ होती है। कुछ बच्चे अपना लेसन बड़ी आसानी से याद कर लेते हैं, जबकि कुछ बच्चों को एक छोटा सा लेसन याद करने के लिए कई कई घंटे भी दरकार होते हैं। और अगर हम साइंस मज़ामीन की बात करें तो वो खासे मुश्किल और ड्राई समझे जाते हैं, लेकिन अगर बच्चों का जो कॉन्सेप्ट है उनको वो समझ आ जाए तो उन मज़ामीन को पढ़ना और समझना आसान हो जाता है।
और इस हवाले से आजकल प्रोजेक्ट एंड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग सिस्टम के हवाले से बहुत तवज्जो दी जा रही है। ये एक ऐसी टीचिंग मेथोडोलॉजी है जिसमें बच्चों के सामने प्रैक्टिकल करके ना सिर्फ उन्हें दिखाया जाता है बल्कि उन्हें अपने हाथों से करने भी दिया जाता है। जब बच्चा प्रैक्टिकली किसी आइडिया पर काम करता है तो वो इसके लिए लाइफ लॉन्ग लर्निंग हो जाती है। तो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग क्या सिस्टम है, ये कितना ज़रूरी होता जा रहा है आज के दौर में, और ख़ास तौर पर साइंस सब्जेक्ट्स में किस तरह की डेमोन्स्ट्रेशंस दी जा सकती हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ अंबर उमर मौजूद हैं जो कि एजुकेशनिस्ट हैं। अंबर, मैं आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं मुनीबा? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। अंबर, ये जो नई मेथोडोलॉजी आ चुकी है टीचिंग, जिस पे बात हम आज करने वाले हैं, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, एक्चुअली में ये है क्या? थोड़ी चीज़ें मैंने बता दी, बाकी एलेबोरेट आप करेंगे ये है क्या, और क्या इसके ऊपर अब अमल दरामद होना शुरू हो गया है? जी बिल्कुल हो रहा है। मैं सबसे पहले बात करनी चाहूँगी टीचिंग स्ट्रेटजीज़ की तरफ कि टीचिंग क्या स्ट्रेटजीज़ अप्लाई होनी चाहिए। टीचर्स का बहुत डिपेंड करता है टीचर्स पे कि वो क्या टीचिंग स्ट्रेटजीज़ लेके जा रही हैं क्लासरूम में, ठीक है। उसमें आती है इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। ये एक टीचिंग स्ट्रेटजी है कि आपने बच्चे को इंक्वायरर कैसे बनाना है, ठीक है। इंक्वायरर हमने कैसे बनाना है, इट डिपेंड्स ऑन द टीचर कि आप उसको पक्की पकाई खीर मत दें। फॉर एग्जांपल जैसे अब खीर पकती है तो हम कहते हैं कि ये इंग्रेडिएंट्स हैं, तो यू हैव टू टेक इट लाइक दिस कि ये चलता है, इसके अंदर ये डालेंगे और खीर तैयार हो जाएगी, ठीक है। तो बच्चा उसमें इंक्वायर क्या करेगा? बच्चे को तो बनी बनाई आपको चीज़ तो मिल गई, तो इसको इंक्वायरी इससे बनाना है, कैसे बनाना है, हमने रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। तो जस्ट गिव देम रिसोर्सेज, उनको रिसोर्सेज देंगे तो लेट देम एक्सप्लोर, लेट देम उनके थिंकिंग स्किल्स के अकॉर्डिंग उनको काम करने दें। वो क्या करना चाहते हैं, वो क्या एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर साइंस का सब्जेक्ट है तो हमको जो भी प्रॉप्स हैं, जो भी टूल्स हैं, अगर हम उनके सामने रिसोर्सेज रख देंगे उसके अकॉर्डिंग जो भी एक्टिविटी आप करवाने जा रहे हैं, तो वो क्या एक्सप्लोर करेंगे, उनको वो क्या एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, तो वो इंक्वायर करेंगे देमसेल्व्स, ठीक है। वो खुद से इंक्वायर करेंगे। हो सकता है वो जो हम करवाना चाहते हैं उससे ज़्यादा क्रिएटिव वर्क करके दिखाएं। उनके माइंड, क्योंकि हम समझते हैं कि ये बच्चे हैं, इनसे नहीं होगा, ये छोटे हैं, लेकिन हमें अंदाज़ा नहीं है कि वो हमसे ज़्यादा बहुत क्रिएटिव सोचते हैं। वो बहुत, क्योंकि आजकल के बच्चे आपको पता है कि वो इतने मासूम नहीं हैं माशाल्लाह, वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारी जो सोशल मीडिया वो इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं बच्चे, तो दे नो हाउ टू यूज़ द रिसोर्सेज, तो उनके पास बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं। तो let them explore their ideas। मतलब हमने जो रिवायती तरीके से स्टडी की हुई है उसमें से हमें निकलना चाहिए। मतलब सबसे पहले हमने अपने टीचर्स को सिखाना है कि ये होता क्या है, ये टीचिंग टेक्निक होती क्या है, फिर ही वो बच्चों को सिखा पाएंगे ना। तो क्या टीचर्स के ऊपर, उनकी ट्रेनिंग के ऊपर तवज्जो दी जा रही है कि उन्हें पहले इस साइड पर लेकर आया जाए, फिर वो बच्चों को इस साइड पर लेकर आ सकते हैं? टीचर्स को जो है वो ट्रेन किया जा रहा है कि आपने कैसे बच्चे को इंक्वायरर बनाना है, ठीक है। जो स्किल्स होती हैं वो एक्वायर की जाती हैं, ठीक है, वो सीखी नहीं जाती हैं, पहले एक्वायर की जाती हैं। जब बच्चा एक्वायर करता है तभी वो स्किल्स को सीख सकता है। तो फिर इसीलिए टीचर्स को है ट्रेन किया जाता है। ट्रेनिंग पूरे सेशंस रखते हैं टीचर्स को कि आपने क्लासरूम में जाने से पहले आपने, फॉर एग्जांपल छोटे बच्चों की अगर बात करें, अब अगर हम शेप्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है, सर्कल, ट्रायंगल, 3D शेप्स पढ़ा रहे हैं, 2D शेप्स पढ़ा रहे हैं, हम वीडियो दिखा देंगे ये शेप्स होती हैं बेटा, ये आपने ये हो गए बच्चों को, कि बच्चों ने क्या इंक्वायर किया। तो टेक द प्रॉप्स लेके जाएं, प्रॉपर चीज़ें लेके जाएं, रिसोर्सेज लेके जाएं कि दीज आर द शेप्स। सर्कल है तो टेंजिबल थिंग्स होनी चाहिए, टेंजिबल, बच्चे टच करें, बच्चे फील करें उस चीज़ को कि ये सर्कल है, अच्छा सर्कल स्फीयर टाइप होती है, 3D शेप, ट्रायंगल है, ट्रायंगल के कॉर्नर्स हैं, वो टच करें, उनको फील करें, तभी जाके वो इंक्वायरर बनेंगे। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द टीचर कि आप जब क्लासरूम में जा रहे हो तो आप मेंटली तौर पर खुद भी प्रिपेयर हों, और फिर बच्चों को आपने इंक्वायर बनाना है तो उसके लिए आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड करने पड़ेंगे। लेट देम एक्सप्लोर एंड लेट देम शेयर देयर आइडियाज़ थ्रू कन्वर्सेशन टू कम्युनिकेट। कभी कभी तो बच्चे ऐसे आइडियाज लेके आते हैं जो टीचर्स को भी नहीं पता होता, अच्छा ये भी हो सकता है। टीचर भी सीखती है बच्चों से, एग्जैक्टली, क्योंकि वहाँ पे इतनी बड़ी क्लास होती है और बच्चे डिफरेंट माइंडसेट के होते हैं, तो कुछ ना कुछ उनको क्रिएटिव आइडियाज आ रहे होते हैं। दूसरा अंबर, ये मुझे बताइए कि ये जो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है, ये कौन कौन से सब्जेक्ट्स में ज़्यादा होनी चाहिए जो ज़रूरी है हमारे लिए? ये हर सब्जेक्ट में हम अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, साइंस का हो, इंग्लिश का हो, मैथ का हो, जनरल नॉलेज हो, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे माइंडसेट है ना कि साइंस का है, ज़रा उसमें प्रैक्टिकल्स होते हैं तो उसमें ज़्यादा चीज़ें होनी चाहिए।
नॉट ओनली फॉर द साइंस, ये हर सब्जेक्ट में हम यूज़ कर रहे हैं। हम अब इम्प्लीमेंट ये कर रहे हैं क्लासरूम में। अच्छा। मैथ्स का है तो मैथ्स की शेप्स हैं तो शेप्स लेके जा रहे हैं। इंग्लिश की तो स्टोरी टेलिंग है तो हम प्रॉप्स लेके जा रहे हैं कि उनको रोल प्ले करके दिखाएंगे कौन कौन सा करेक्टर क्या कर रहा है। अच्छा। उसको खुद बच्चे इंजॉय करते हैं खुद, क्योंकि प्ले इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट टू लर्निंग। ठीक है, वो प्ले से जितना बच्चा सीखता है ना, अगर ये प्ले इज़ नॉट ओनली फॉर चिल्ड्रन, ये जो बड़ी क्लासेस होती हैं, जो जूनियर क्लासेस होती हैं, जो मैट्रिक क्लासेस होती हैं, अगर हम यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज में भी चल जाएं वहाँ पे भी रोल प्ले किए जाते हैं। exactly. तो लर्निंग प्ले से बहुत ज़्यादा होती है। तो इसी तरह जब हम स्टोरी टेलिंग जो है वो प्रॉप्स के थ्रू उनको खुद रोल प्ले करके बच्चे खुद करते हैं, खुद इंक्वायर करते हैं, खुद सीखते हैं, इंजॉय करते हैं, तो फिर उनको ज़्यादा ये टाइम टेकिंग तो होता है लेकिन ये बच्चा इंक्वायर बन जाता है, बच्चा जो है वो उससे सीखता है, लर्निंग होती है। दूसरी थिंग है स्किल्स पे अगर हम बात करें तो हम एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की बात करते हैं कि बाज़ औक़ात टीचर्स क्या करते हैं कि एक्टिविटी तो करा देते हैं लेकिन उसमें क्या स्किल्स डेवलप हो रही है ये टीचर को नहीं पता होता। तो हमें एक्टिविटीज़ ऐसे डिज़ाइन और प्लान करनी चाहिए जिससे बच्चा कोई स्किल सीखे। फॉर एग्जांपल अगर हम सोशल स्किल्स की बात करते हैं, अगर हमने बच्चों को सोशल स्किल्स सिखानी है तो हम ऐसी एक्टिविटी प्लान करें जिससे बच्चा सोशल स्किल्स को सीखे। फॉर एग्जांपल रिसर्च स्किल्स सिखानी है या कम्युनिकेशन स्किल्स सिखानी है, तो एक्टिविटीज़ ऐसी प्लान होनी चाहिए कि बच्चा कम्युनिकेट करना सीखे, हाउ टू कम्युनिकेट विद योर पीयर्स, अपने पीयर्स के साथ कैसे करना है, टीचर के साथ क्या करना है, घर में कैसे उसने कम्युनिकेट करना है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स तो सारी की ATL होती हैं, जिसे कहते हैं अप्रोच टू लर्निंग। अच्छा। ठीक है, ये अप्रोच टू लर्निंग, आप टीचर जो एक्टिविटी प्लान कर रही है उसकी अप्रोच टू लर्निंग क्या होगी, उसकी APL क्या होगा जो वो एक्टिविटी प्लान कर रही है। अच्छा। तो प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने कोई स्किल डेवलप करनी है बच्चा। मतलब कुछ भी प्लान करने से पहले टीचर को प्रिपेयर अच्छे तरीके से होना चाहिए उस सारी चीज़ के बारे में। तो कौन सी क्लास से कहाँ तक लेके जाया जा सकता है इसको? क्या स्टार्ट हो जाती है ये एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग? एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग मैंने बताया ना कि मॉन्टेसरी लेवल से स्टार्ट होती है। ये नहीं होता कि मॉन्टेसरी में एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है तो आप जब मैट्रिक में जा रहे हो तो वहाँ पे एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग थ्योरेटिकल वर्क हो रहा है। इट्स नॉट लाइक दैट कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग अब हर जगह अप्लाई हो रही है। अब ये साइंस क्लास, जैसे आपने बताया कि साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं वो थ्योरेटिकल में रट्टा लगा रहे हैं, वो पढ़ी जा रहे हैं थ्योरेटिकल, उनको समझ कुछ नहीं आ रहा लेकिन बस वो पढ़ रहे हैं और पास हो रहे हैं, नंबर्स ले रहे हैं। तो एक्टिविटी अब तो हर जगह जो है वो उनको एक रिसोर्सेज प्रोवाइड किया जा रहा है, एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा रहा है कि किस एनवायरनमेंट में क्या चीज़ सीखेंगे वो अकॉर्डिंग टू देयर सब्जेक्ट्स। ठीक है, अगर मैथ्स का है तो मैथ्स का एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है, इंग्लिश का अगर स्टोरी टेलिंग है तो स्टोरी टेलिंग का एनवायरनमेंट होता है। क्लासरूम एक ऐसी क्रिएट की जाती है जहाँ पर रीडिंग कॉर्नर्स होते हैं, जैसे क्लासरूम है, जैसे मेरी क्लासरूम है वहाँ पे हमने बनाया हुआ रीडिंग कॉर्नर है कि बच्चे का दिल कर रहा है रीडिंग करने का, लेट देम गो टू रीड। ठीक है, इसी तरह न्यूमरेसी कॉर्नर है, अगर नंबर्स के साथ उसने कुछ प्ले करना है या नंबर्स का कुछ है तो हमने वो कॉर्नर बनाया हुआ, न्यूमरेसी कॉर्नर चला जाता है। इसी तरह प्ले कॉर्नर है, प्ले कॉर्नर में दे वांट टू क्रिएट समथिंग एल्स, तो वो मेरे बच्चों ने बहुत ज़्यादा एक रोबोट बनाया, ब्लॉक से रोबोट बना के उसने बताया, क्योंकि मैंने उनको एक ऑनरशिप दी, एक मैंने वॉइस दी, एक चॉइस दी। तो ऑनरशिप, वॉइस एंड चॉइस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द किड। तो उनको ऑनरशिप दें, लेट देम एक्सप्लोर योर आइडियाज़, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब उनको जब आप छोड़ देंगे कुछ करने के लिए, ये नहीं कि हर टाइम उनके ऊपर नजर रख के बैठे रहे कि नहीं हमारे सामने ही हर चीज तुमने करनी है, तो इस तरह बच्चे की क्रिएटिविटी कहीं पीछे रह जाती है, वो डर जाता है बच्चा, वो फिर खुल के सामने काम नहीं कर सकता, आइडियाज नहीं शेयर कर सकता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अमर मुझे बताइए कि ये जो पूरी ये एजुकेशन है या इसको आप कह लें कि एक फील्ड है, ये कब तक इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी सारे सेक्टर्स में? मतलब वो गवर्नमेंट सेक्टर में भी और प्राइवेट सेक्टर में भी, फिर भी अभी थोड़ा बहुत चल रहा है, इसके ऊपर काम हो रहा है, इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, लेकिन हमें एक तरीके से सबको पढ़ाना है ना, एक ही सिस्टम के तहत सबको पढ़ाना है। तो आपको लग रहा है कि ये इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है हुकूमत की तरफ से? हुकूमत की तरफ से, क्योंकि SNC करिकुलम है हमारा चल रहा है, जो गवर्नमेंट का SNC है उसमें भी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है। इट डिपेंड्स ऑन द स्कूल्स एक्चुअली। अच्छा, कि स्कूल जो है वो कैसे लेके चल रहा है अपनी टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ को, कैसे वो पढ़ा रहे हैं, उनका करिकुलम क्या है, क्योंकि करिकुलम बहुत इंपॉर्टेंट है एज वेल एज जैसे हम स्किल्स डेवलप कर रहे हैं, करिकुलम को लेके चलना होता है साथ। ये नहीं कि सिर्फ हम एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग ही करवाते जाएँ, एक्टिविटी कराते जाएँ और उनकी करिकुलम पीछे रह जाए। तो करिकुलम और एक्टिविटी बेस को साथ लेके चलना होता है, और वो काफ़ी स्कूल्स में ये इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। अच्छा, ये नहीं है कि कुछ स्कूल्स हैं जो नहीं इम्प्लीमेंट कर रहे, लेकिन अभी ज़्यादातर तो प्राइवेट स्कूल्स हैं ना जिसके जो इसको लेकर आ रहे हैं। जी बिल्कुल।
लेकिन फिर गवर्नमेंट स्कूल का क्या बनेगा? वहाँ पर जो बच्चे, एक बड़ी तादाद में वहाँ पर भी बच्चे पढ़ते हैं, स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है। एग्जैक्टली, वहाँ पर स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है। उसमें ये हो रहा है कि ग्रुप वर्क किया जाता है। अच्छा। जो गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पर ग्रुप वर्क करवाया जाता है, हमारे भी ग्रुप वर्क करवाया जाता है। अच्छा। तो ग्रुप वर्क से जो है वो टाइम टेकिंग, जो आपका टाइम टेक हो रहा है, इनटेक जो ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, उससे ग्रुप वर्क से ये होता है कि आपका टाइम जो है वो टाइम मैनेजमेंट हो जाती है, आपकी टाइम जो है वो मैनेज कर लेते हैं, और जो सब्जेक्ट है वो इजीली ग्रुप वाइज जो है वो डिवीजन हो जाती है। क्योंकि बच्चे ज़्यादा होते हैं तो 30 स्टूडेंट को इकट्ठा सारा करवाना बहुत मुश्किल होता है, तो फिर ग्रुप वाइज जो है वो इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, जहाँ तक मैंने देखा है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि ये जो और ज़्यादा कौन कौन से हमें सॉफ्ट स्किल्स अगर सीखने की ज़रूरत है, अगर अंडर मैट्रिक भी हमारे बच्चे हैं या 5th के ऑनवर्ड हम अगर देखें, तो उनको कौन कौन से स्किल्स हमें खुद से ही उनके डेवलप करवा देने चाहिए? अच्छा, ये हम सिर्फ टीचर पे डिपेंड नहीं कर सकते। हम टीचर पे हम कहते हैं कि हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं कि सब चीज़ें टीचर्स पे डालते हैं, स्कूल पे डाल देते हैं, ये चला गया वहीं से सीख कर आएगा घर, और घर में क्या इम्प्लीमेंटेशन हो रही है इसकी वो बिल्कुल भी नहीं, पेरेंट्स बॉदर ही नहीं करते। वो कहते हैं कि बच्चा गया तो वो सीख कर आया। अब पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि जब बच्चा स्कूल से आता है तो उनसे कम से कम पूछें कि वो क्या करते हैं। कुछ सब पेरेंट्स जो आपको पता है एजुकेटेड नहीं होते हैं, कुछ अनएजुकेटेड होते हैं, लेकिन पूछना ज़रूरी है बच्चों से कि क्या, उनको रिकॉल करवाना सारी चीज़ें कि क्या क्या करके आए हैं। अच्छा। तो रिकॉलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि रैप अप जब तक नहीं होगा बच्चों को बच्चे याद नहीं रखते चीज़ें। इसी तरह स्कूल्स में भी रैप अप होता है, पूरे सेशन के बाद वो रैप अप करते हैं कि क्या क्या आज आपने किया। इसी तरह घर में भी अगर वो इंटरेस्ट वो नहीं पेरेंट्स दिखाएंगे कि बॉदर नहीं करेंगे, तो वो भी बॉदर नहीं करते बच्चे भी, तो वो भूल जाते हैं। छोटे बच्चे, अगर छोटे बच्चों की मैं बात कर रही हूँ, तो फिर पेरेंट्स की बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कीप चेक ऑन देयर चिल्ड्रन, तो अपने बच्चों को भी चेक ऑन रखें और उनको पूछें कि क्या उनको चीज़ें चाहिए, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वो क्या करके आए हैं, और उनको रिकॉल करवाएं चीज़ें सारी। सिर्फ इस चीज़ पे फोकस ना करें कि हमने बच्चे को स्कूल भेज दिया है, टीचर के हवाले कर दिया, तो बस टीचर ही हर चीज़ करेगी उनकी और सिखा के और अच्छा कारामत शहरी बना के बाहर निकालेगी। ऐसा नहीं होता, वालिदैन के भी कंट्रीब्यूशन 50-50 होता है, टीचर का और वालिदैन। इट्स अ ट्रायंगल। हाँ, इट्स अ ट्रायंगल। अगर टीचर एफर्ट कर रही है तो पेरेंट्स का भी है कि वो अपनी एफर्ट पूरी इनपुट दे अपने बच्चे के आउटपुट के लिए। अच्छा। एक अच्छे आउटपुट के लिए हमें टीचर और पेरेंट्स का दोनों का रोल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसलिए कहते हैं इट्स अ ट्रायंगल। इसके बगैर एक भी अगर कोई लैक करता है तो बच्चा लैक करेगा। अच्छा, अभी भी ऐसी एग्जांपल्स आती हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल आती हैं। दैट्स व्हाई कि बच्चे लैक कर रहे होते हैं, घर जाके जब उनको कोई पूछने वाला नहीं होगा तो फिर ये चीज़ें होंगी। तो मुझे ये फिर बताइए कि इस चीज़ को फिर किस तरह वालिदैन को आप क्या फिर ख़ास तौर पर मशवरा देंगी कि बच्चे आए एटलीस्ट 1 घंटा 1.5 घंटा उनके साथ बैठ के पूछ लें क्या करना चाहिए उन्हें, किस तरह की टिप्स देंगे आप? हमारा ये होता है कि जब बच्चे क्लास में होते हैं तो हम हर किसी को असेस कर रहे होते हैं। असेसमेंट से पता चलता है, क्योंकि वैसे पता नहीं चलता, आप विजुअली तो नहीं आप उसको लिख सकते, लेकिन असेसमेंट्स की जाती हैं बच्चों की, हर बच्चे की इंडिविजुअली असेसमेंट की जाती है। वो क्या अपनी इनपुट दे रहा है, क्या उसको समझ आ रही है। तो असेसमेंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। करिकुलम, असेसमेंट एंड इंस्ट्रक्शंस, दीज आर इंसेपरेबल। अच्छा, ठीक है, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस और करिकुलम इंस्ट्रक्शंस एंड असेसमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप इंस्ट्रक्शंस जो बच्चों के दे रहे हैं और वो जो आउटपुट आपको मिल रहा है वो आपकी इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग, टीचर की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक जो है वो उसको आउटपुट वो दे रहा है। तो इंस्ट्रक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है टीचर की। उसके बाद जो है आपने कहा पेरेंट्स की हम क्या करते हैं, जो असेसमेंट जहाँ बच्चा जिस पॉइंट पे लैक कर रहा है, तो हमारा ये होता है मीटिंग रखते हैं पेरेंट्स के साथ, इंडिविजुअली 1-to-1 कॉन्वर्जेशन होती है पेरेंट्स के साथ कि आपका बच्चा यहाँ लैक कर रहा है, सो यू हैव टू लुक ऑन दिस। तो वो फिर बच्चा जो है वो उसमें जो एबिलिटीज़ जो वो क्रिएट कर सकता है, वो पेरेंट्स के पुशअप से वो बहुत ज़्यादा उनको इन्हेंस कर सकता है। हम उनको गाइड भी करते हैं पेरेंट्स को कि अगर आप घर में किस तरह से आपने एनवायरनमेंट देना है, अच्छा। किस तरह से आपने उनसे बात करनी है, क्योंकि मुझे लगता है कि उनकी कम्युनिकेशन पेरेंट्स के साथ बहुत कम होती है। कुछ पेरेंट्स आपको वर्किंग वुमेन होते हैं, वर्किंग पेरेंट्स होते हैं, तो वो इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते बच्चों को, तो हम उनको गाइडलाइंस दे सकते हैं ताकि अपने बच्चों को इम्प्रूवमेंट के लिए तो ये इंपॉर्टेंट होता है। तो फिर मीटिंग के थ्रू जो है वो बच्चों की असेसमेंट्स जो बच्चे जहाँ लाइक कर रहे होते हैं
हम पेरेंट्स को बताते हैं और फिर पेरेंट्स जो है वो उस पर ओवरकम चीज़ों को करते हैं और इस चीज़ पे उसको बेहतर किया जा सकता है, उनकी जो परफॉर्मेंस है उनको और ज़्यादा इन्हांस किया जा सकता है। उमर हमारे साथ मौजूद थी, एजुकेशनिस्ट हैं। अंबर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम और यहाँ पर आने के लिए। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग क्या होती है, ये नई टीचिंग मेथडोलॉजी है जिसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, कुछ सेक्टर्स में हो चुकी है, कुछ सेक्टर पे अभी भी होना बाकी है। ये हमारे जो बच्चे हैं, जो नई नस्ल है, उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जदीद इस दौर में जो है नई नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में उन्हें बताया जाए और इस तरह के एजुकेशन सिस्टम के हवाले से उन्हें आगाह किया जाए ताकि आने वाली जो उनकी ज़िंदगी है वो आसान से आसान बनाई जा सके। अब आगे बढ़ते हैं। किताबों के हवाले से तो हम बात कर रहे थे, तालीम के हवाले से तो किताबों का ये सेगमेंट है हमारा जिस पर हमारे साथ प्रोफेसर अहमद हमाद साहब मौजूद हैं और आज उनकी तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आज कौन सी किताब का तारुफ वो हमारे साथ करवाने जा रहे हैं। जी प्रोफेसर साहब बताइएगा। बुक शेल्फ की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जैसे कि मैंने अर्ज़ किया था कि बुक शेल्फ दरअसल ये वो सेगमेंट है जिसमें हम एक से ज़ायद किताबों का तारुफ आपके सामने पेश करते हैं। आज भी मेरे पास 2 किताबें हैं। पहली है पर्वतों की छाँव में, रियाज मलिक साहब की किताब है, और दूसरी है कलम और गुफ्तगू, ये डॉक्टर तनवीर साहब हैं, उनकी किताब है। तो एक एक करके हम इन दोनों को देख लेते हैं। पर्वतों की छाँव में जैसा कि नाम से जाहिर है इसका ताल्लुक़ पर्वत के साथ, पहाड़ों के साथ है। तो ये जो साहिब किताब हैं ये हज़ारा डिवीज़न के, हज़ारा के इलाके के बल्कि रहने वाले हैं। हमने चूँकि बचपन से हज़ारा डिवीज़न सुना हुआ है, बेसिकली बहुत बड़ी डिवीज़न है, बहुत बड़ा इलाका है ये। तो उनके रियाज साहब हैं और इनकी जो 5वीं किताब है ये, इससे पहले ये 4 कुतुब लिख चुके हैं और तालिब बाबा, चांदनी रातें इनके किताबों के नाम है। शायरी की अलबत्ता ये इनकी पहली किताब है और ज़ाहिर है शायरी रियाजत मांगती है, मश्क सुखन मांगती है। तो वो ज़रा महसूस भी होता है बाज़ जगह पे कि शायरी में ये नौवारद हैं। अलबत्ता ये जो फितरी इनमें एक बरजस्तगी पाई जाती है, ये ज़राफ़त पाई जाती है, विट पाई जाती है, उससे आपको नज़र आएगा कि अल्लाह ताला ने इनके जो जहन है वो माला माल कर रखा है और उसके रिफ्लेक्शंस आपको किताब में जा बजा नज़र आएंगे। एक छोटी सी चीज़ मैं आपको सुनाता चलूँ, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ। जुल्फ़े दराज एक कथा है। उलझा है पाँव यार का जुल्फ़े दराज में, अब पाँव किस तरह से निकालें बताइए, बस एक हल हमारी समझ में ये आया है, पकड़ो हमारे यार को रिटेंड कराइए। तो उसके साथ इन्होंने देखिए एक बहुत जुल्फ़े दराज है, कैरिकेचर है, टिंड होती हुई नज़र आ रही है। तो मज़ाक को इन्होंने 2 आदशाह कर दिया है। खूबसूरत शायरी है, मज़ाहिया, छोटे छोटे किताब की सूरत में भी, लंबी नज़में भी हैं जो हज़ारा की हुस्नो खूबी और वहाँ उसके चलते बहते पानियों की तरह हैं वो नज़में। बल्कि एक नज़म पढ़ते हुए मुझे लग रहा था कि मैं दरिया कुनहार के किनारे खड़ा हूँ और उसके पानियों में जो रवानी और मौज है वही रवानी और मौज जो थी, बल्कि उठती हुई तलातुम खेज़ मौजें जो थी वो इनकी शायरी में भी थी। ऑन द अदर हैंड आपने ज़राफ़त का स्टाइल देख लिया तो ये बड़ी अच्छी किताब है, आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। इसमें दरअसल ये रियाज मलिक साहब हैं, ये लाहौर आके बस गए, 40 साल से लाहौर में हैं, लेकिन गांव की याद इनको तंग करती है। ये बिल्कुल वही अलमिया है जो बिलअमूम लोगों को तंग करता रहता है जब वो अपना देश छोड़ के कहीं चले जाते हैं। तो ये भी नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं, गाए बगाए रहते लाहौर में हैं लेकिन गुन हज़ारा के गाते हैं। एक अगर मैं वक्त की कमी अगरचे है लेकिन मैं आपको थोड़ा सा आगाज़ इसका बताता हूँ। हज़ारा डिवीज़न की तस्वीर है ये कि कुदरत के विजन की तस्वीर है ये। बहुत खूबसूरत तरी वादियाँ हैं कि जैसे ये सब सस्सियाँ सोनियाँ हैं, यहाँ झारीकस से अगर इब्तदा है तो फिर बाबूसर टॉप ही इंतहा है। तो इस तरह इन्होंने अपने ख़ित्ते के हुस्न पे बड़ा अच्छा लिखा। और सबसे अहम बात यह है, आखिरी और अहम बात, तज़मीन के ये माहिर हैं। और तज़मीन क्या होती है, किसी बड़े आदमी के किसी मिसरे या पूरे शेर को तसर्रुफ़ में लाना, यानी उसी ज़मीन में आप लिखें और आखिर पे या कहीं भी उस शेर को या उस मिसरे को पूरे का पूरा बीच में ले भी आएँ। तो दूसरी किताब कलम और गुफ्तगू है, ये इंटरव्यूज़ पे मबनी है। डॉक्टर चौधरी तनवीर सरवर साहब ने, डॉक्टर साहब जो हैं ये सराय आलमगीर के करीब के इलाके के हैं। इन्होंने क्या किया कि बिलअमूम हम बड़े लोगों के इंटरव्यूज़ देखते हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, मैस मीडिया, उसमें डॉक्टर साहब का कमाल ये है कि उन्होंने बहुत कम मारूफ लोगों की खोज लगाई जो तख्लीक़कार थे या किसी न किसी शोबे में नाम पैदा करने की मुशक्क़त में मुब्तला थे या अभी उस रास्ते के राही थे। तो इन्होंने उनके साथ जाके उनके साथ गुफ्तगू की और उन गुफ्तगुओं को इधर छाप दिया।
इस किताब में छाप दिया। तो ये किताब FJ पब्लिशर्स ने शाया की है। इसमें मुतअद्दिद बड़े लोगों के इंटरव्यूज़ हैं। इसमें आपको वो जो ऐनक वाले जिन में हामून जादूगर साहब थे, हसीब साहब, उनका इंटरव्यू मिलेगा, अपने कासिम शाह साहब का इंटरव्यू भी है, और काफ़ी सारे यहाँ जो हमारे GM थे PTV के सैफ साहब, उनका इंटरव्यू भी है। तो इन्होंने कोशिश की है कि मुख्तलिफ लोगों के इंटरव्यूज़ करें और हमारे सामने रखें। बुनियादी तौर पर ये तारुफी इंटरव्यूज़ हैं, कोई इल्मी या तहकीकी या सच नहीं है, लेकिन तारुफी इंटरव्यू भी काफ़ी होते हैं जब आप बिल्कुल ऐसे लोगों को मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश करते हैं जो अदरवाइज़ मेन स्ट्रीम से ओझल रहते हैं। सहाफ़त के आप उस्ताद हैं और ये कहते हैं कि चूँकि मैंने इंटरव्यूज़ किए हैं, इस किताब में बाय द वे इनकी अपना इंटरव्यू भी एक शामिल है। इन्होंने कहा कि मैं इंटरव्यू की अक़साम पर कुछ लिखूँगा ताकि बाद में जो स्टूडेंट्स हैं, इंटरव्यूअर्स, उनको इंटरव्यू करने का तरीक़ेकार आ जाए। तो जनाब ये किताब भी बहुत अच्छी है और पर्वतों की छाँव में बुक होम ने शाया की है। और हमारा आपसे ये वादा है, दुनिया TV का, लाहौर चैनल का आपसे वादा है कि अगर आप इस प्रोग्राम के तवस्सुत से बुक होम में जाएंगे तो आपको किताब पर 30% डिस्काउंट। ठीक है जी, अहमद हमाद साहब हमारे साथ मौजूद है। अहमद साहब, आज के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, आपने कहीं नहीं जाना, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और सेगमेंट है हमारा जिसमें हम लाहौर के जो बासी हैं उनके मसाइल की बात करते हैं। लाहौर जो कभी बागों का शहर कहलाया जाता था, आज मसाइलों का शहर बन चुका है। और मौसम में बरसात जारी है, कभी बादल बरसने लगते हैं तो कभी सूरज आंखें दिखाना शुरू कर देता है। और बारिश के बाद जगह जगह खड़ा पानी शहरियों की मुश्किलात में तो इजाफा करता ही है, उसके साथ साथ मच्छर की अफजाइश का जरिया भी बन जाता है। मौसम बरसात के दौरान शहर लाहौर में डेंगू और मलेरिया के केसेस में मुसलसल इजाफा देखने को मिल रहा है। शहर में 24 घंटों के दौरान डेंगू के मुतादिद केसेस रिपोर्ट हुए और रवा साल के दौरान पंजाब भर में डेंगू के 416 और लाहौर से 205 केसेस सामने आ चुके हैं। और रवा साल पंजाब की अगर बात की जाए तो पंजाब भर में डेंगू बुखार से 2 हलाकतें रिपोर्ट हो चुकी है। शहर में 1285 मकामात पर डेंगू लार्वा बरामद किया गया है, जिसके बाद तशवीश में मजीद इजाफा हो चुका है। हुकूमती दावों की भी कलई खुलकर सामने आ चुकी है और इंतजामिया भी खामोश तमाशाई का किरदार सिर्फ अदा कर रही है। तो डेंगू वायरस के खात्मे के लिए क्या क्या इकदाम किए गए हैं, क्या डेंगू वायरस पर काबू पाया जा सकता है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर अतर फारूक साहब, हैं एडिशनल डायरेक्टर हैं पंजाब डेंगू प्रोग्राम के। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं? शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब, ये जो डेंगू की सूरत हाल है ये तो मजीद बिगड़ती जा रही है और केसेस में इजाफा दिन ब दिन होता जा रहा है, क्यों ये कंट्रोल नहीं किया जा रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, सबसे पहले तो जैसे आपने बताया कि जो इस वक्त मौसम है, देखें डेंगू जो है ना एक मच्छर की वजह से होता है। हाँ जी। और मच्छर को अगर आप उसको स्टडी करते हैं तो आपको देखेंगे कि उनके एक मखसूस सीजन्स होते हैं और ख़ास तौर पे जो हमारा ये जो मानसून सीज़न है और इसके बाद ऑनवर्ड जो है ना, स्पेशली जो हमारा अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 2-3 महीने होते हैं, इसमें जो है ना मैक्सिमम हमारे पास जो है ना इस मच्छर की परवरिश होती है। अच्छा। और इसके अंदर मौजूद जो लार्वा होता है वो भी उसी तरीके से मौजूद होता है और अगर वो इन्फेक्टेड हो तो फिर इंसानों को काटेगा। जब भी मच्छर काटता है तो उससे ये बीमारी फैलती है। तो अगर हमने कंट्रोल करना है तो हमने सिर्फ एक काम करना है कि इस मच्छर की अफजाइश को रोकना है। अच्छा, वो कैसे रोकेंगे? बड़ा सिंपल है। आप एक डिपार्टमेंट पे मुनहसर इन्हिसार नहीं कर सकते, आप हुकूमत पे इन्हिसार नहीं कर सकते। देखें, आपके घर में 4 कमरे हैं, आपके घर में रूफटॉप है, लॉन है, वो सारी जगह पोटेंशियल प्लेसेस हैं जहाँ पे मच्छर परवरिश पाएगा। ठीक है। कोई आपके घर में आके आपको नहीं बताएगा। हमारी टीम, हमारा एक पूरा का पूरा एक जामे निज़ाम है पूरे पंजाब में और हमारे पास जो है ना टीमें काम कर रही हैं। लेकिन अगर उनके माइक्रो प्लान पे देखें तो ह्यूमनली इतना पॉसिबल नहीं है। वो एक मरतबा एक घर को विजिट करती हैं पूरे महीने में। तो बाकी के जो 29 दिन हैं उन दिनों में और उस सारे टाइम में आपने अपने घर को देखना है। अगर यहाँ पे ख़ास तौर पे सबसे बड़ी जिम्मेदारी मेरी नज़र में जो है ना वो मीडिया के लोगों पर आती है कि वो अवेयरनेस पैदा करें, वो लोगों को बताएं कि कौन कौन से पोटेंशियल जो प्लेसेस हैं उन सब पोटेंशियल प्लेसेस पे
वो खुद, अब किसी ने आके आपकी फ्रिज के ट्रे को नहीं खोलना, ये आपका काम है। 2 दिनों में 4 दिनों में चेक कर लें, जब उसमें पानी इतना हो जाए तो आप उसको ड्रेन कर लें। किसी ने आपके रूम कूलर को नहीं खोलना। आपका रूम कूलर अगर उसमें कोई चीज़ है, हाँ, हम बार बार लोगों को बताते हैं, अपने नंबर्स देते हैं, हमारी टीमें घरों में जाती हैं, तो जहाँ पे आपको कोई ऐसी चीज़ मिलती है, आपको कोई पेशेंट मिलता है या आपको कोई लार्वा मिलता है या आपको नज़र आता है कि मच्छर की बहुतात है, तो हमारी कंसर्न जो टीम्स हैं उनके साथ रब्ता करें। अच्छा। और वो जो करने वाले काम होंगे हम इंशाल्लाह ज़रूर। लेकिन डॉक्टर साहब हम ये देख रहे हैं ना कि 1200 से ज़ायद जो मकामात हैं वहाँ से डेंगू लार्वा तल्फ किया जा रहा है, उसकी अफजाइश वहाँ पर हो रही है, उनको टारगेट किया जा रहा है। तो इतने ज़्यादा मकामात से जब ये चीज़ें मिलेंगी तो ये तो रैपिडली, और ये कमर्शियल एरियाज़ की हम बात करें, ये घरों में नहीं मिल रहा। ये दोनों चीज़ें, इसमें कमर्शियल भी हैं, इसमें घर भी हैं। देखिए मैं फिर ये बात कहता हूँ कि हमारी टीमें, हम अगर इसको जाके देखते हैं तो मुस्तकिल, मैं अगर आपको 2 दिन पहले की एग्जांपल दूं कि एक चेकिंग के दौरान एक साहब ने अपनी गाड़ी को बाहर सड़क पे खड़े होकर धोया। अच्छा। धोने के बाद छोड़ दिया। जब हम वहाँ पहुँचे तो देखा सारा उस गाड़ी धोने की वजह से पानी खड़ा था। अब उसी इलाके में, बल्कि उसी गली में एक डेंगू का कंफर्म मरीज भी मौजूद है। अगर आप उसको इस नज़र से देखेंगे तो वो फिर पूरी गली के लोग महफूज नहीं है। तो ये जिम्मेदारी मेरी भी है, हुकूमत के और सरकार के काम करने वाले लोगों की तरह, लेकिन उन लोगों की भी तो है ना जो इस तरीके से पोटेंशियल प्लेसेस को इंक्रीज़ कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो मेरी फिर रिक्वेस्ट यही होगी कि हर बंदा, हर जगह पे लोग इस चीज़ को देखें कि क्या क्या ऐसे काम हैं जो किए जा सकते हैं। आप अवेयरनेस का दौर है, हर चीज़ मौजूद है। अगर आपको जहाँ पे भी शक पड़े कि यहाँ पे लार्वा है, यहाँ पे पेशेंट है, यहाँ पे मच्छर है, तो डू कॉन्टैक्ट। लेकिन डॉक्टर साहब हमने देखा कि पिछले सालों में ये पॉलिसी बनाई जाती थी कि जो लोग इस तरह की हरकत करते थे, पानी का ख्याल नहीं रखते थे, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाइयाँ होती थी। इस साल ये किसी अभी भी ये पॉलिसी उसी तरीके से, हमारी जो डेंगू एक्ट है उसके मुताबिक उसी तरीके से हम FIRs भी कर रहे हैं। अच्छा। और प्रेमिसेस को सील भी कर रहे हैं लोगों के, और वो जो कानूनी कार्रवाई है वो सारी हम कर रहे हैं। जो हम जहाँ से हमें ये चीज़ मिलती है तो वहाँ पे डेफिनेटली जो कानूनी हमारा एक्शन है वो ज़रूर हम ले रहे हैं। लेकिन उससे फ़र्क पड़ रहा है कोई? ज़रूर फ़र्क पड़ता है। और ख़ास तौर पे कमर्शियल, जैसे आपने बताया ना, तो कमर्शियल में ये होता है कि जब कमर्शियल में एक बिज़नेस चल रहा है और उसको हम सील करते हैं फॉर 7-10 डेज़, तो डेफिनेटली उसके ऊपर बहुत फ़र्क पड़ता है। और उस पर मार्केट में बड़ा फ़र्क पड़ता है कि एक बंदे से वो बिज़नेस बंद हो जाता है तो मार्केट में ये इंप्रेशन जाता है और वो मैसेज आता है कि हमने इस चीज़ों को। और आपने देखा होगा मोस्टली हमारे जो बस स्टैंड्स हैं, हमारे जो कमर्शियल पॉइंट्स हैं, वहाँ पे जो उनकी अपनी एसोसिएशंस हैं, उन्होंने भी एंटी डेंगू जो है ना अवेयरनेस के लिए बोर्ड्स और चीज़ें लगाई हुई हैं। तो ये सिर्फ इसी वजह से है कि हम लोग उसके लिए प्रॉपरली एक्शन ले रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब इसकी प्रिवेंशन के लिए क्या किया जाता है? मतलब आपने जैसे कहा कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये इसका कह लें कि बरसात के जो मौसम है ये ज़्यादा इसमें अफजाइश इसकी पाती है, तो इससे पहले कितनी देर पहले इसकी प्रिवेंशन की जाती है या टीम्स जो है वो फील्ड में निकलना शुरू हो जाती है? मैडम, सर्विलेंस एक ऐसी चीज़ का नाम है जो कि हम लोग सबसे बुनियादी चीज़ जो हमारे पास टूल है वो सर्विलेंस का है। और सर्विलेंस जो है ना नेवर एंड्स, मतलब वो पूरा साल चलती रहती है। तो हम इसको मुस्तकिल, हमारी आप ये देख लें कि हमारा डाटा देखें तो आपको जनवरी में, फरवरी में, मार्च में भी उसी तरीके से सर्विलेंस एक्टिविटीज़ मिलेंगी। अच्छा। और उस वक्त भी हम लार्वा आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, उस वक्त भी हम लार्वा इसको तल्फ कर रहे होते हैं या उसमें अपने जो एप्लीकेशन हैं वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे स्प्रे भी कर रहे होते हैं। उन महीनों में भी हम लोग कर रहे होते हैं जो कि जिनको रिलेटिवली हम कोल्ड मंथ्स कहते हैं रिगार्डिंग दिस जो अफजाइश है मच्छर के हवाले से। लेकिन यह है कि चूँकि इसमें आपके पास पोटेंशियल प्लेसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाती हैं, तो आपके पास ह्यूमनली पॉसिबल नहीं होता कि इतनी सारी जगहों को ड्रेन कर पाएँ। अब तो वो फिर इसलिए जो वो मच्छर की अफजाइश है वो ज़्यादा हो जाती है। अभी तक कितनी फील्ड में जो है आपकी टीम्स मौजूद हैं जो सर्वेलेंस कर रही हैं? जी, ये मुख्तलिफ हैं हमारी टीम। और ख़ास तौर पे अगर हम इसमें देखें तो कोई यहाँ पे 2000 के करीब टीमें यहाँ पे मौजूद हैं जो कि यहाँ ख़ास तौर पे इन जो मेजर सिटीज़ हैं
अपना लाहौर और पिंडी जहाँ पे हमें ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है वहाँ पे ये काम करते हैं। लेकिन पहले हम देखते थे सर गुज़श्ता बरसों में कि बड़ी एक्टिवली काम हो रहा होता था। अभी भी जैसे आप बोल रहे हैं फील्ड में टीम्स मौजूद होंगी तभी ये हम लोग डिटेक्ट कर पाते हैं, लेकिन पहले हर गली मोहल्ले में जाके हमें टीम्स नज़र आती थी, गाड़ियाँ जाती थी, फॉगिंग हो रही होती थी, घरों में जाके इंस्पेक्शन कर रहे होते थे लोग। इस दफ़ा हम लोगों ने इस तरह एक्टिवली काम करते हुए, सर्वेलेंस करते हुए नहीं देखा। मैडम मेरे ख्याल में मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करूँगा इस बात से। वो इसलिए इख्तलाफ करूँगा कि हमारे पास सारा डाटा मौजूद है। पंजाब एक ऐसा सूबा है जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा जो मैकेनिज़्म है सुपरविजन का वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। अच्छा। हमारी जो कमेटीज़ होती हैं तहसील या टाउन में हमने टर्क बनाई हुई है, तहसील एमरजेंसी रिस्पांस कमेटी। डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे डर्क होती है, डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी रिस्पांस कमेटी। फिर इसी तरीके से हमारे पास प्रोविंशियल लेवल पे CCMs हैं, सर्क है। तो ये सारी जो कमेटीज़ होती हैं, आप इसको यहाँ से लें कि लाहौर डिवीज़न की हर फ्राइडे को यहाँ पे ना एक मीटिंग होती है, कमिश्नर साहब उसको चेयर करते हैं। अच्छा। और तमाम डिपार्टमेंट्स के लोग जो है ना वो इसमें शरीक होते हैं। और वो तमाम लोग फॉर द सेक ऑफ मीटिंग नहीं होते, वो यहाँ पे ये बताते हैं कि हमने इस पूरे वीक में हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैट्रिक्स है वो क्या है और उसके अगेंस्ट हमने एक्टिविटीज़ क्या की हैं। तो जो करने वाले काम हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हम लोग सारा कर रहे हैं। स्प्रे के ऊपर थोड़ा सा ये है कि जो हम फॉगिंग के ऊपर थोड़ा सा हम लोगों ने उसको टेक्निकल वर्किंग ग्रुप्स ने ख़ास तौर पे कोविड के बाद ना हमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस दी हैं और उन्होंने ये कहा है कि चूँकि ये एट टाइम्स जो है ना उन लोगों के लिए उस एरियाज़ में जहाँ पे कोविड पेशेंट होंगे या एयर हंगर के हवाले से कुछ चीज़ें होंगी, उन पेशेंट्स को जो चूँकि ये डेंजर कर सकता है तो इसको मतलब अंडर सुपरविजन अंडर काशन जो है ना आप इसको फॉगिंग करें। तो अभी भी जहाँ से भी हमें एडल्ट पॉपुलेशन मच्छर की मिलती है वहाँ पे एग्रेसिवली, लेकिन ये है कि उसका टाइम कुछ ऐसा, क्योंकि हम टाइम उसके साथ रिलेट करते हैं। अच्छा। उसको मॉर्निंग में करते हैं, डाउन और डस्ट जैसे कहते हैं, उसको मॉर्निंग में करते हैं फजर के बाद और मगरिब के बाद करते हैं। तो वो एक ऐसा टाइम है जहाँ हमारी विजिबिलिटी थोड़ी सी कम होती है, तो हम लोगों के लिए विजिबल नहीं होते उस वक्त, लेकिन बट वी आर डूइंग इट। ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या क्राइटेरिया होता है डॉक्टर साहब के जिससे पता चल जाए कि ये डेंगू मच्छर है या आम एक आदमी को भी पता चल जाए? देखिए ये तो आप अभी भी देखेंगे तो आपको जो है ना बहुत डिटेल से वो जो मच्छर है उसकी डिटेल आपको नेट के ऊपर और हमारी हज़ारों मतलब कि मैं कहता हूँ लाहौर में लाखों जगहों पे उसकी पिक्चर्स लगी हुई होंगी कि कहीं पे भी आपने उसको आइडेंटिफाई करना है तो उसी तरीके से जैसे वो मच्छर है उस पर रेड वो अपना वाइट डॉट्स हैं तो वो आपको मिलता है। अगेन मैं फिर ये कहता हूँ, हमने उन लोगों को भी कहते हैं ख़ास तौर पे लार्वा के हवाले से, क्योंकि मच्छर के लिए थोड़ा सा उसका लाइफ स्पैन भी थोड़ा होता है, उसके लिए उसको मारना रिलेटिवली मुश्किल भी होता है। अच्छा। तो हमारा सबसे ज़्यादा जो जोर होता है वो लार्वा पे होता है, क्योंकि लार्वा हमेशा कंटेन्ड होता है, किसी कंटेनर में होता है, पानी में होता है। तो उसके लिए वो एक मखसूस जगहों पे होता है और उन मखसूस जगहों पे हमारे लिए एक्सेसिबल होता है। तो हम अक्सर लोगों को ये कहते हैं कि अगर आपको लार्वा आइडेंटिफिकेशन नहीं होती व्हाट इज दिस लार्वा, वो किसी और मच्छर का भी हो सकता है। एग्जैक्टली। बट डू रिपोर्ट अस के पानी में कोई हिलती हुई चीज़ है आप हमें रिपोर्ट कर दें। अच्छा। कि पानी में वो मतलब उसी तरीके से ब्लैक सा कोई चीज़ हिल रहा है, तो अगर आपको कहीं से नज़र आता है तो हमें उसके सैंपल्स भेज दें, हमें कोई वीडियोस भेज दें, तो हमें रिपोर्ट करें ताकि हम उसको वेरीफाई कर लेंगे। अगर ये एडिस का लार्वा है जो कि डेंगू मच्छर के हवाले से है तो फिर हम उसके लिए जो प्रॉपरली एक्शंस हैं वो सारे करेंगे। और सेकंडली ये है कि अगर आप नहीं भी करते हैं तब भी जहाँ पर भी आपको ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं तो उस पानी को ज़ाय कर दें, उंडेल दें और उस जगह को साफ़ कर दें। किसी बर्तन में है तो उसको थोड़ा सा ब्रश करवा लें, क्रश करवा लें, ताकि ये साफ पानी में आता है या गंदे पानी में? ये दोनों में होता है। अच्छा। ये एक थोड़ा सा ये मैं भी इसको थोड़ा सा आपकी क्लैरिफिकेशन करना चाहूँगा। जो डेंगू मच्छर को क्यों कहा गया कि साफ पानी में, यूजुअली जो मलेरिया का मच्छर या बाकी मच्छर थे वो हम लोग ये कहते थे, हमारा एक मिथ बनी हुई थी कि ये सिर्फ गंदे पानी में होते हैं। तो ये मच्छर दोनों में होता है। अच्छा। ये गंदे पानी में भी होता है, साफ में होता है, क्योंकि ये वाहिद मच्छर उस वक्त हमें नजर आया जो साफ पानी में भी था, यानी बहुत ही अल्ट्रा फिल्ड वाटर जो था, जैसे एसी के जो ड्रेन पानी है
उनके ऊपर भी ये मच्छर मिला, तो हमने एक बना लिया, ये अगेन एक मिथ बना ली कि ये मच्छर जो है ना ये सिर्फ साफ पानी में होगा। हाँ। ये ऐसा नहीं है, ये गंदे पानी में भी होता है और साफ पानी में, तो दोनों जगह। तो जैसे डॉक्टर साहब आप कैंपेन का कह रहे हैं कि आप लोग भी अच्छी खासी कैंपेन रन कर रहे हैं, जो मीडिया के लोग हैं हम भी वक्तन फ़वक्तन जो है इस तरह के सेगमेंट्स लेकर आते हैं, फिर भी लोग क्यों नहीं इस चीज़ को सीरियस ले रहे और इस एक मच्छर के ऊपर हम काबू नहीं पाया जा रहा, किस वजह से, क्या वजह लगती है आपको? मैडम अगेन मैं वही बात करूंगा, तमाम लोगों से यही एक ही बात करूंगा कि देखें ये आपकी जिम्मेदारी है। लोग इस जिम्मेदारी को समझते तब हैं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं। कुछ दिनों पहले हम लोग एक जगह पे गए, तो वहाँ पे एक घर में 2 मरीज़ थे। तो जब हमने उनकी केस रिस्पॉन्स हम करते हैं तो 49 हाउसेज में हम जाते हैं। अच्छा। तो जब हम उस घर में गए और वहाँ से अगले घर में जाने पर लगे, तो वो बंदा हमारे साथ पूरे 49 हाउसेज तक हमारे साथ गया और उसने एक एक बंदे को बताया, यार मेरे घर में मैंने बेहतियाती की थी, मेरे घर में 2 पेशेंट हैं और जिस कर्ब से मैं गुजरा हूँ, मैं नहीं चाहता कि आप मेरे हमसाए, आप उस कर्ब से गुजरो, आप मेहरबानी करें, जो ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं इसके ऊपर पूरा इस पर। अब ये है कि ये चीज़ अवेयरनेस और ये चीज़ें जगाना, तो अगेन मैं तो आपको कहूँगा कि और हम सर इसमें अपना कंट्रीब्यूशन करते रहते हैं, वक्तन फ़वक्तन इस चीज़ को उजागर भी करते हैं और लोगों से दरख्वास्त भी करते हैं कि जनाब आप जितनी एहतियात करेंगे, जितनी इन चीज़ों को सीरियस लेकर चलेंगे, तभी इन वायरसेस से हम छुटकारा हासिल कर सकते हैं। डॉक्टर अतर फारूक, एडिशनल डायरेक्टर पंजाब डेंगू प्रोग्राम थे, हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए और डेंगू के हवाले से हम बात करते। जनाब आपसे दोबारा से वही रिक्वेस्ट करूँगी कि एहतियात कीजिए और कहीं पर भी आपको जैसे पानी खड़ा मिले और अपने घर के पॉट्स जो भी होते हैं उनमें पानी को ना ही खड़ा होने दें, ताकि ये लार्वा जो है वहाँ पर अफजाइश ना हो और वो डेंगू ना बन जाए। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब अब कुछ बात कर लेते हैं खेल और खिलाड़ी का, जिसमें हम आपकी मुलाकात पाकिस्तान के टैलेंट से करवाते हैं, पाकिस्तान के असासे से कराते हैं जो पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे होते हैं इंटरनेशनली भी और नेशनली भी। तो जनाब आज जिस टैलेंट से मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी जनाब वो नेशनल साइकिलिस्ट हैं और बहुत सारे मेडल्स, बहुत सारे टाइटल्स उन्होंने अपने नाम किए हैं। यंगेस्ट आप उन्हें साइकिलिस्ट कह सकते हैं। और क्या उनकी जर्नी रही, कैसी रही उनकी जर्नी, कब से उन्होंने स्टार्ट किया और आगे के फ्यूचर गोल्स उनके क्या हैं, उन्हीं से बात करते हैं। हमारे साथ तलाल खान न्याजी मौजूद हैं और उनको वेलकम कहते हैं। तलाल आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तलाल कैसे ये जर्नी, सबसे पहले तो बताइए कि कैसे स्टार्ट हुई, फिर आगे फर्दर बात करेंगे। असल में तो साइकिलिंग बचपन में सारे करते हैं, तो उसको आगे थोड़ा सा कंपटीशन में लेके जाने के लिए आपको थोड़ा सा अलग करना पड़ता है। अच्छा। तो जब मैं मतलब 12 साल की उम्र में था तो वालिद साहब ने कहा चलो स्पोर्ट्स बोर्ड चलते हैं। अच्छा। तो वहाँ जाके मतलब उनके जो थे ऑफिसर, उन्होंने कहा कि कोई रेस हो रही है, तो साहिवाल, लाहौर टू साहिवाल इंटरनेशनल रेस हो रही थी। अच्छा। अफगानिस्तान। तो वो मुझे पार्टिसिपेट नहीं करने दे रहे थे, मेरी कोई एज थी 13-14 ईयर्स थी। हाँ। तो बाबा ने कहा वैसे ही पार्टिसिपेट कर ले, आगे से मैं ले आऊँगा इसे। ठीक है। तो वहाँ से मैंने वहाँ से पार्टिसिपेट कर लिया, तो वो चलता ही गया मैं, मतलब फिर साहिवाल जाके वहाँ रीच किया तो मतलब मैं 7th आ गया था। ओके। तो वहाँ से वालिदैन का भी कॉन्फिडेंस बढ़ा। तो मतलब उससे पहले आपने कभी कोई रेस या कंपटीशन में नहीं, बस वैसे जिस तरह बच्चे खेलते हैं, हाँ। शाम को साइकिल चला लेते हैं उस तरह। तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, वालिदैन ने भी सपोर्ट किया बहुत सारा, तो उस तरह आहिस्ता आहिस्ता मैं करता गया। फिर उसके बाद क्या आपने कोई फेडरेशन या कोई क्लब जो ज्वाइन किया, फिर वहाँ पे असल में पंजाब साइकिलिंग एसोसिएशन है, उसके अंदर ही सारी साइकिलिंग होती है। अच्छा। असल में जब से मैंने शुरू किया था तब जूनियर का कॉन्सेप्ट नहीं होता था, बस सीनियर लोग ही रेसें लगाते थे। तो वो मेरे लिए अलहदा रेस अलहदा नहीं करते, मैं सीनियर्स के साथ ही लगाता था। अच्छा। तो ये बड़े साल तक मैं
साथ ही लगाता रहा। अभी ये 2 साल हुए हैं कि मैं उनके साथ थोड़ा कम्पीट होने लग गया हूँ। ये कोरोना की वजह से ना जूनियर ज्यादा आ रहे हैं, उससे पहले कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। अच्छा, तो पहले आप सीनियर्स के साथ ही रेस सीनियर के साथ उन्हीं के साथ ही ट्रेन हुआ, फिर रेसों के साथ। क्या बात है। तो क्या उनसे उस टाइम क्या सीखने को मिलता था? मतलब आप सबसे जूनियर होते थे और वो सीनियर्स थे, कितने सालों से वो रेसिंग करते आ रहे थे? असल में वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस था। मेरे नए नए मसल थे, वो कॉम्पिटिटिव पावर रेशो अच्छी नहीं आती थी, तो मैं पहले पीछे ही रह जाता था। अच्छा। फिर मुझे आदत ही हो गई थी पीछे रहने की कि वो रेसें तो जीता नहीं हूँ। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं वो बड़े लड़कों के साथ ट्रेनिंग करने लग गया, तो उसी हिसाब से फिर वो उनके साथ ही उठना बैठना हुआ, तो फिर उनके साथ कम्पीट करने लग गया। फिर अब रिसेंटली मैं रेसें भी जीत रहा हूँ, इंटरनेशनल टूर भी लगाया बहरीन। अच्छा, बहरीन का आपने इंटरनेशनल टूर भी लगाया, वहाँ पे कैसे एक्सपीरियंस रहा, क्या सीखने को मिला इंटरनेशनल? असल में वहाँ ट्रेनिंग भी थी और 1-2 इवेंट्स भी थे, तो वहाँ पूरे पाकिस्तान से मैं सिलेक्ट हुआ था। तो वहाँ असल में साइंटिफिक तरीके से चलते हैं और आपके अंदर बॉडी के अंदर वो न्यूट्रिशन के हिसाब से चलते हैं। इस तरह नहीं कि जितनी आप साइकिल मारेंगे उसी हिसाब से आप जीतेंगे। अच्छा। जितनी आप साइंटिफिक एरोडायनेमिक्स, हवा का प्रेशर से होगा, अच्छा इक्विपमेंट होगा और न्यूट्रिशन के हिसाब से चलते हैं। वो पूरा प्लान बनाते हैं, फिर उसी हिसाब से एक एक माइक्रो मिलीमीटर से वो देखते हैं कि क्या सीन है। तो आपका सारा क्लियर आया था? हाँ, वो अच्छा आ गया। असल वो ट्रेनिंग ही उसी हिसाब से कराते हैं कि आप आगे जाके उसी हिसाब से परफॉर्म करें। मतलब जो पाकिस्तान में अभी उस सतह पर या उस कह लें कि जाकर ट्रेनिंग नहीं हो रही है जो इंटरनेशनली करवा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कोचेज ही नहीं है उनको बाहर से। अभी रिसेंटली एक कोरियन से कोच गए हैं, वहाँ उन्होंने हायर भी कर लिया इतने अच्छे से। अच्छा। वो वहाँ से ट्रेनिंग लेंगे, फिर शायद पाकिस्तान में आके वो पाकिस्तानी प्लेयर्स को ट्रेनिंग ट्रेन करेंगे। असल में इस तरह होता है कि इंटरनेशनल इवेंट होता है, वो फेडरेशन बस ट्रायल ले लेती है, फिर उसी हिसाब से 1 महीना पहले कैंप रखते हैं और थोड़ा बोड़ा, और फिर उसके बाद बाहर मेडल लगाते हैं। लेकिन इस तरह होता नहीं है। अगर आपको बाहर पोजीशन लानी है तो उसके लिए आपको पूरे साल के एथलीट्स को ट्रेन करना पड़ता है। उसके अलावा आप फिर वो बाहर जाके कोई पोजीशन पार्टिसिपेट कर लेते हैं, लेकिन वो आप बाहर जाके कोई पोजीशन नहीं ले सकते। मतलब मेरी पाकिस्तान और पाकिस्तानी गवर्नमेंट और फेडरेशन से अपील है कि गिलगित जो हाई एल्टीट्यूड नहीं है, वहाँ जाके प्लेयर्स को ट्रेनिंग कराएं, ताकि उनका जो लंग्स की कैपेसिटी है ना वो ज़्यादा हो और रेड ब्लड सेल ज़्यादा हो। जब वो ग्राउंड लेवल के ऊपर आए तो वो फिर ज़्यादा परफॉर्मेंस कर सकें और क्लाइंबिंग के हिसाब से। ठीक है, तो अभी किस तरह की, मतलब अगर ग्राउंड रियलिटी देखी जाए तो अभी किस तरह की प्रैक्टिस कराई जाती है? असल में प्लेयर्स के ये साइकिलिंग का जो एक्सपेंस है वो बहुत ज़्यादा है। प्लेयर्स असल में प्लेयर्स के पास इतना एक्सपेंस नहीं है। अच्छा। तो वो बस अपने बलबूते पे जितना फंड हो रहा है, मेरे तो वालिदैन ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया है, जिसकी वजह से किसी हद तक मैं पहुंच गया हूँ। मैंने बहुत प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा मजदूरी करनी पड़ती है, वो ईंटें उठाते हैं और फिर वो किसी तरह से साइकिल लेते हैं, तो उसी हिसाब से परफॉर्मेंस करते हैं। बहुत एक्सपेंसिव है ये भी स्पोर्ट्स? हाँ, मतलब नॉर्मल साइकिल अगर आपको बाहर compete करना है तो 13 to 14 lakhs की है। अच्छा। उसके ऊपर न्यूट्रिशन का आपका फिर लाखों खर्चा आ जाता है और आपको इंटरनेशनल ट्रेनिंग करवानी है। और अभी जितना भी खर्चा आ रहा है आप वो खुद एक्सपेंस बेयर कर रहे हो? जी, बस इवेंट के, अगर इवेंट पे आप जा रहे हैं तो अगर बाहर तो वो करते हैं। हाँ। बाकी आप ट्रेनिंग से साइकिल से लेके हर चीज जो भी गियर्स चाहिए, जो भी इक्विपमेंट, सारी चीजें खुद ही आपको बेयर करनी पड़ती है, उस खिलाड़ी को खुद ही करना पड़ता है सारा कुछ। मतलब अभी आपको कितने साल हो गए हैं इस चीज को करते हुए प्रोफेशनली? मुझे 6-7 साल हो गए। ठीक है, और अभी तक कितने कॉम्पिटिशन्स आप जीत चुके हो फिलहाल? मैं अभी तक तो पहले तो जूनियर था, इतना नहीं जीता था। अब तक मैं नेशनल ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हूँ और ये कमिश्नर के अंदर गोल्ड भी लिया, फिर दूसरी में ब्रॉन्ज लिया। अभी रिसेंटली ये रमजान से पहले रेंजर्स के अंदर मैंने जूनियर में फर्स्ट पोजीशन लिया। अच्छा। एज अ जूनियर गया था, लेकिन प्रोफेशनल में फर्स्ट लिया। ठीक है, मतलब आपके पास अगर मैं पूछूं तो कितने गोल्ड मेडल और कितने ब्रॉन्ज मेडल आप ले चुके हैं अभी तक? मेरे पास 5-6 गोल्ड मेडल होंगे और बाकी 3-4 ब्रॉन्ज मेडल होंगे। ठीक है। बाकी शील्ड्स मिली हुई हैं मुझे। शील्ड्स मिली हुई हैं और अच्छे खासे टाइटल्स भी आप अपने नाम कर चुके हैं, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, हमने जैसे रिसेंटली देखा कि इंडिया में खेली गई, रेस की गई और वहाँ पे वुडन ट्रैक था। जी, वुडन ट्रैक। यहाँ पर वुडन ट्रैक यही मसला है असल में, यहाँ वुडन ट्रैक नहीं है और इक्विपमेंट भी नहीं है और ट्रेनिंग भी नहीं है। वो असल में इंडिया में अपने एथलीट्स को ज़रा अच्छी तरीके से टेक ओवर कर रहे हैं और क्या कहते हैं, असल पाकिस्तान में ट्रैक भी नहीं है, वो एथलीट्स की ट्रेनिंग भी नहीं है। वो अपने पूरे कैंप में रखते हैं, स्कॉलरशिप उनकी होती है। तो स्कॉलरशिप के होते हुए जूनियर प्लेयर आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट होती है, तो फिर जब बड़ा होता है तो वो वर्ल्ड लेवल के ऊपर कम्पीट कर सकता है। अच्छा। जहाँ हमारे पास ट्रायल्स होते हैं उसी हिसाब से बस क्या कहते हैं,
वो ट्रेनिंग होती है और फिर वो परफॉर्म करते हैं। कोचेस भी नहीं है असल में। लेकिन अगर वुडन ट्रैक नहीं होगा तो इंटरनेशनली आप किस तरह compete कर सकते हैं? क्योंकि अगर उसके ऊपर प्रैक्टिस नहीं की होगी, जैसे वहाँ पर भी हमने देखा था कि हमारा जो एक एथलीट था वो गिर गया था, जख्मी भी हो गया था इसी वजह से, क्योंकि उन्होंने वुडन ट्रैक पर प्रैक्टिस नहीं की हुई। तो अगर यहाँ पर नहीं करेंगे और जब इंटरनेशनली जाकर रिप्रेजेंट करेंगे तो फिर हम कैसे जीत सकते हैं? असल में ये है कि वो इंडिया के अंदर वुडन ट्रैक है और पाकिस्तान में नहीं है, जिसकी वजह से जो हमारे पाकिस्तानी एथलीट्स हैं वो जाके बस पार्टिसिपेट कर सकते हैं कि पाकिस्तान का नाम आए साइकिलिंग में, लेकिन वहाँ जाके कोई पोजीशन लेना वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और जिस तरह आपने कहा है कि वो एथलीट हमारे गिर गया था, हैंडलिंग नहीं होती, वो बिल्कुल स्मूथ सा होता है, आप बिल्कुल जिस तरह हाईवे होता है, ये थोड़ा सा गड्ढे अंदर घास भी उगी होती है हमारे ट्रायलों पे। तो बड़ा इजी होता है यहाँ पे साइकिल चलाना, लेकिन वुडन ट्रैक पे थोड़ा सा मुश्किल होता है। नहीं, वुडन ट्रैक पे स्मूथ होता है लेकिन वहाँ प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ये बहुत ज़्यादा हार्ड है। वो जब आप स्मूथ पे आते हैं तो आपसे साइकिल हैंडल ही नहीं होती, जिसकी वजह से हमारे एथलीट गिर गए थे। इंडिया असल में रोड के ऊपर जो ट्रैक है ना उसके ऊपर थोड़ा सा आगे, मगर अगर रोड पे आ जाए तो वो हमारे जैसे ही है, जिसकी वजह से अभी हमारे एशियन के अंदर हमारा एथलीट 7th आया था, इंडिया के 8th 9th आए थे। तो मतलब अगर आप रोड के हिसाब से अगर एथलीट्स के वो फोकस करें तो वो जाके कुछ ना कुछ कर सकते हैं, वरना अगर ट्रैक के हिसाब से आए तो आपको वेलोड्रम बनाना पड़ेगा, वरना आपको फिर थोड़ी पोजीशंस के अंदर थोड़ा ऑब्वियसली। फिर अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान जाके बाहर से गोल्ड लेकर आए, इंटरनेशनली जो है वो टाइटल अचीव करे, तो फिर तो आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो इस हवाले से फेडरेशन या फिर जो आपकी एसोसिएशन है उनके होते रहते हैं मुज़ाकरात? ये 3-4 साल से ना 3-4 साल से वो बहुत अच्छी फेडरेशन कर रही है कि वो एथलीट्स को बाहर भेजती है। अच्छा। उससे पहले बाहर ही नहीं, मतलब जिस तरह वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है ट्रेनिंग्स के लिए और वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, एशियन के लिए, उससे पहले इतने साल जाते नहीं थे। ये अभी 2017 में पिछली बार गए थे और अब ये 2021 में भी गए, 2022 में भी जा रहे हैं अभी ऑस्ट्रेलिया में ट्रायल्स जाने हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, जो कि बहुत अच्छी बात है कि कम से कम एथलीट्स को बाहर एक्सपोजर मिल रहा है। तो गवर्नमेंट से अपील है कि वो थोड़ी सी मदद करे और कंपनीज को मुतवज्जा करे कि एथलीट्स को स्पॉन्सरशिप की जाए। तो आपके आगे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर प्लान्स ये हैं कि अभी मैं एशियन की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा। अभी मेरे इंटर के एग्जाम्स खत्म हुए हैं तो मैं अब फुली डिवोशन के साथ एशियन की तैयारी कर सकता हूँ। तो उससे पहले पढ़ाई आती थी, मम्मा कहती थी नहीं जाना उधर ट्रेनिंग पे, मैं छुप के जाता था। हाँ। उसी हिसाब से फिर वो अब मैं फुली डिवोट के लिए एशियन की तैयारी करूँगा ताकि कोई पोजीशन आ सके। तो कितनी देर ट्रेनिंग करनी पड़ती है फिलहाल इसकी आपको? इसके लिए अब इस तरह इवेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा। अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस करने आपको एंड्योरेंस बनानी पड़ती है, ज़्यादा आपको पैडल घुमाने पड़ते हैं और लॉन्ग डिस्टेंस जिस तरह 100 किलोमीटर रोज का करना पड़ता है। और फिर अगर आपको टाइम ट्रायलिंग कर रही है उसके लिए आपको एरोडायनेमिक और अपनी पेस एक मेंटेन करना पड़ता है। इसमें भी टेक्निक्स हैं बहुत ज़्यादा, असल में साइंस इन्वॉल्व हो जाती है। क्या बात है। और इसको फिटनेस पे कितना इसका इन्हिसार होता है, उसका कितना ख्याल रखना पड़ता है? मतलब फिटनेस का इस तरह है कि आपको अपनी न्यूट्रिशन पूरी रखनी पड़ती है, हल्का सा जिम और अपने मसल्स की ग्रोथ उतनी रखनी पड़ती है, और फिर उसी हिसाब से ट्रेनिंग के अंदर आपको अपने फ्लो जारी रखना होता है। तो क्या क्या खाना पड़ता है फिर उसके लिए? उसके लिए आपको मतलब एक तो अपने कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन को मैनेज करना पड़ता है कि आप जितनी ट्रेनिंग कर रहे हो उसी हिसाब से आपको अपना इनटेक करना है। अगर कम ट्रेनिंग कर रहे हो तो इतना ज़्यादा नहीं खाओ जो आप ज़्यादा वाली ट्रेनिंग कर रहे हो। जिस तरह आपको 100 किलोमीटर है तो आप उसी हिसाब से अपने कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन लेंगे। अगर आप 50 कर रहे हो तो उसी हिसाब से आप कम लोगे। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी कैटेगरी में खेल रहे हैं। ठीक है जी, बेस्ट ऑफ लक तलाल आपका, कि आप जो भी सोच रहे हैं और उसमें आपकी जीत हो और आप इसी तरह प्रैक्टिस करते रहें और आपका जो अज़म है उसको आप पूरा करें और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें इंटरनेशनली भी जाके, और जो गोल्ड है वहाँ से फिर लेकर आएँ। थैंक यू सो मच तलाल फॉर योर टाइम और यहाँ पर आने के लिए। ये भी पाकिस्तान का एक असासा था जिनसे हमने आपकी मुलाकात आज के शो में करवाई है। अब आपने जनाब मुझे इजाज़त देनी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जाते जाते आपको बताती चलूँ कि आज जो है नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब की 25वीं बरसी मनाई जा रही है। 25 बरस बीत गए हैं उन्हें हमसे जुदा हुए हुए। तो आज जाते जाते आप उनका एक खूबसूरत सा कलाम है, खूबसूरत सी कवाली है, आप वो सुनते जाइए। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।